हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। और साथ ही आपको यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, जैसे जेईई, नीट, CUET, बैंकिंग्स एंड अदर सेक्टर्स, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी पेमेंट करने की आपको नीड नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर आईपी एडुकेटर फॉर क्लास 11th, और क्लास 11th आईपी की वन शॉट सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की सीरीज में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ क्लास 11th आईपी। यस, क्लास 11th आईपी का वन शॉट रिवीजन की सीरीज में लेकर आ चुकी हूं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम को हम बहुत अच्छे से पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें मैंने प्रॉपर तरीके से आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया है। आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इमर्जिंग ट्रेंड्स का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। अब देखो, रिवीजन कैसे हेल्प करता है आपकी लाइफ में। आपने सारे वीडियो लेक्चर्स देख लिए हैं ऑलरेडी इस चैप्टर्स के, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इस चैप्टर के सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। अब जैसे कि ये चैप्टर बेस्ड है आपका थ्योरेटिकल, है ना, मतलब आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल जैसा नहीं है। सो इस चैप्टर के सारे वीडियो लेक्चर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं मैंने, ठीक है, जिसमें हर एक टॉपिक को डिटेल में समझाया है। अब यदि आपने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो आज का जो ये रिवीजन है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि रिवीजन में साथ ही साथ आपको ये सारे टॉपिक्स फिर से रिवाइज होते जाएंगे, तो आपकी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, और कोई भी यदि डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या टॉपिक देखते टाइम, वीडियो देखते टाइम आपको कोई डाउट अराइज हुआ हो तो वो डाउट भी आज इस वीडियो में सॉल्व हो जाना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विदाउट गोइंग एनी डिले। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या की पॉइंट्स देखे थे, मतलब कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है, जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस चैप्टर से। तो क्या की पॉइंट्स होंगे? सबसे पहले तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। फाइन, आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। देन हम डिस्कस करेंगे बिग डेटा क्या होता है, क्योंकि अपने आप में ये जो बिग डेटा वाला टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट पर बेस्ड क्या क्या थिंग्स हैं, टेक्नोलॉजी कितना आगे जा चुकी है, आप किस तरीके से अपने आसपास देखते हो आंख घुमा के, तो आपको इंटरनेट ही इंटरनेट से सारी चीजें मिलती हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डिवाइस हैं, उनको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में, एंड देन ब्लॉकचेन्स। सो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन्स, दिस ऑल टॉपिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इनके क्वेश्चंस 110% एग्जाम में आते हैं, हर साल आते हैं। फाइन, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट गोइंग एनी डिले इंट्रोडक्शन से। सो इस चैप्टर का जैसे कि नाम आपको पता चला कि इमर्जिंग ट्रेंड्स है। ओके, अब इमर्जिंग ट्रेंड्स का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये चैप्टर पूरा बेस्ड है किस पर, इंटरनेट पर, ठीक है, टेक्नोलॉजी पर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करती जा रही है तो हम क्या हैं, हम उस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते जा रहे हैं। हमारी लाइफ कहीं ना कहीं पूरी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो चुकी है। जैसे आप यदि अपना स्मार्टफोन यूज करते हो तो आपको कहीं कुछ शॉपिंग करना है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हो, मोबाइल फोन्स का यूज करके, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज करके। इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो आपके पास ऐप्स से इतने सारे सॉफ्टवेयर है जिनका यूज करके आप अपने डेली रूटीन के जो वर्क है उनको ईजी कर सकते हो। सो ये क्या हुआ, ये हुआ कि हम टेक्नोलॉजी पर, इंटरनेट पर, हमारे स्मार्ट डिवाइसेस पर टोटली डिपेंड हो चुके हैं। सो ये जो चैप्टर है इसमें हम ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी की वो पार्ट या टेक्नोलॉजी का वो ऐप, वो सॉफ्टवेयर जो आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। मिलियन बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, और वो उस ऐप और सॉफ्टवेयर का भी यूज कर रहे हैं। तो जब ये यूजर्स उसको डेली पर्पस से यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी हैबिट बन चुका है, तो इसी को हम कहते हैं ट्रेंड्स। और यही ट्रेंड्स इमर्ज होता चला जा रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर फ्यूचर तक। तो ये चीज आपको समझ में आई कि इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हुए। ट्रेंड्स सबसे अच्छे से समझ में आया ना। सो अब यहाँ पे कंप्यूटर्स हैव बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनिशिएटिव्स emerge with each passing days. Okay, in order to understand the existing technologies and have a better view of the developments around us, we must keep an eye on the emerging trends. Many new technologies are introduced almost every day. यही समझाया मैंने कि हर दिन नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो टेक्नोलॉजीज रोज डेवलप हो रही है, हर दिन आपको जो दिख रही नई नई सॉफ्टवेयर दिखते हैं, नए ऐप्स दिखते हैं, तो ये ट्रेंड बने।
है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। जो लोग इनको हैबिट में लेते हैं, जो लोग इन पर डिपेंड करते हैं, जो इन्हें ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, जो लोगों की हेल्प करता है, वही ऐप और वही सॉफ्टवेयर बनता है ट्रेंड। इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर दिन जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो ट्रेंड्स में आ जाए। फाइन, सो समझ में आया ये चीज अच्छे से। सम ऑफ दीज डू नॉट सक्सीड एंड फेड अवे ओवर टाइम. Some of these new technologies prosper and persist over time, gaining attention from users. है ना। नाउ emerging trends की यदि डेफिनेशन आएगी तो अब एग्जाम में क्या लिख कर आने वाले हो? Emerging trends are the state of the art टेक्नोलॉजीज विच गेन पॉपुलैरिटी, जो यूजर्स के अमंग क्या पॉपुलैरिटी को गेन कर रहा है, एंड सेट अ न्यू ट्रेंड अमंग यूजर्स, और यूजर्स के लिए एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है, वही कहलाता है एमर्जिंग ट्रेंड। अब ये आपसे कैसे पूछ सकते हैं? एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, फिलिप्स में भी पूछ सकते हैं, डेफिनेशन में भी पूछ सकते हैं, वन वर्ड में भी पूछ सकते हैं। तो ये लाइन जो है ना इंट्रोडक्शन पार्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे नोट कर लो, इसको याद कर लो। फाइन कि इमर्जिंग ट्रेंड क्या हुआ? इमर्जिंग ट्रेंड्स आर द स्टेट ऑफ द आर्ट technologies which gain popularity and set a new trend among the users. Okay, now we will learn about some emerging trends that will make a huge impact in the future on digital economy and interaction in digital societies. Obvious, अब जितने ज्यादा अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो करती जा रही है, हर एक पर्सन उस पर डिपेंड है, तो आगे चलकर यदि देखा जाए इन फ्यूचर तो कहीं ना कहीं हमारी डिजिटल इकोनॉमी पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी क्या हो रही है? डिजिटल सोसाइटी में कन्वर्ट होती जा रही है। आप देख लो ना, स्मार्ट सिटीज डेवलप हो रही है, स्मार्ट कार आ रही है, सारी चीजें स्मार्ट होती जा रही है, राइट। तो हमारी जो डिजिटल सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है वो भी अब क्या होने वाली है? आने वाले समय में डिजिटल सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी। फाइन, सो एमर्जिंग ट्रेंड्स की यदि बात करें तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे, किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो रहे हैं वो कौन डिपिक्ट कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बताता है। ओके, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि हम जो सोचते हैं, हम जो समझते हैं, हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस है वो नेचुरल इंटेलिजेंस है। लेकिन जब आप चाहते हो कि मशीन या आपके जो डिवाइसेस हैं वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह सोचे, समझे, डिसीजन ले, ह्यूमन की तरह बिहेव करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें मशीन को इतना कैपेबल बनाना पड़ेगा, मशीन में इंटेलिजेंस को डालना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ये मशीन्स जो है टेक्नोलॉजी में, जो डिवाइसेस को आप यूज कर रहे हो, स्मार्ट डिवाइसेस का, कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हो, ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही बेस्ड है। इसीलिए तो आपकी इतनी हेल्प हो रही है। आप गूगल असिस्टेंट का यूज करते हो, सीरी, एलेक्सा का यूज करते हो, ये जो सारे ऐप्स है ये क्या है? ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही हेल्प करती हैं। ये आपकी तरह समझती है, आप जो बोलते हैं उन्हें समझती है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ट्रेंड है, इनमें इंटेलिजेंस डाला गया है, इनको इतना स्मार्ट बनाया गया है कि ह्यूमन जो भी इनपुट देगा उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस करेगा और आपको रिजल्ट देगा। सो अब आपको अच्छे से समझ में आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस endeavors to simulate the natural intelligence of human beings into machines। ये लाइन बहुत ध्यान रखना है आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस endeavors to simulate the natural intelligence of human beings into machines, thus making them behave intelligently। Okay, so this is the most important line of artificial intelligence जो एग्जाम में पूछी जाएगी। डेफिनेशन में, एमसीक्यूज में, फिलिप्स में, कैसे भी पूछी जाएगी, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे बताकर आना है। फाइन, अब यदि एग्जांपल्स आते हैं इसके कि व्हाट आर द एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में क्या लिखकर आने वाले हो? दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट्स लाइक सीरी, गूगल नाउ, कॉर्टेना, एलेक्सा, ऑल आर पावर्ड बाय एआई। ओके, ये एप्स आप सभी ने देखी है, इनका यूज आप जनरली करते हो। आपको कहीं जाना है तो आप गूगल मैप का यूज करते हो। गूगल मैप आपको प्रॉपर लोकेशन बताता है कि किस जगह से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, कितने मिनट्स लगना है, कितने टाइम में पहुंचने वाले हो, राइट, क्या पाथ आपको फॉलो करना है, किधर लेफ्ट टर्न लेना है, किधर राइट टर्न लेना है, सारी चीजें आपको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करता है, एक ह्यूमन की तरह बताता है, राइट। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिनका यूज हम करते हैं। ओके, सो एन इंटेलिजेंट मशीन इज supposed to imitate some of the cognitive function of humans like learning, decision making and problem solving। okay, so artificial intelligence में हम क्या करते हैं? मशीन को इतना इंटेलिजेंट बनाते हैं ताकि वो ह्यूमन की नकल कर सके, एक तरीके से ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके, ह्यूमंस की तरह सीख सके, डिसीजन ले सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके।
ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी आपने बहुत सारे देखे होंगे, रोबोट्स आपने देखे होंगे, कुछ ऐसे मोबाइल ऐप्स होती हैं जो आपको बहुत हेल्प करती हैं। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू मेक मशीन्स परफॉर्म टास्क विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन दे आर प्रोग्राम टू क्रिएट अ नॉलेज बेस एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इट। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एप्स की मदद से क्या हो रहा है, इन एप्स की मदद से ह्यूमन का इंटरवेंशन कम हो रहा है। ओके, आप गूगल असिस्टेंट का यूज करते हो, गूगल मैप्स का यूज करते हो, आप चाहते हो कि आपके आसपास की सारी डिटेल आपको मिल जाए, है ना, तो आप ऐसे एप्स और सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, जैसे गूगल असिस्टेंट का यूज करते हो, आपने पूछा होटल नियर मी, हॉस्पिटल नियर मी, तो आपको वो सारी चीजें मिल जानी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ह्यूमन का इंटरवेंशन कम हो रहा है, राइट। तो ह्यूमन इंटरवेंशन कम करने के लिए ही, ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फील्ड है जिसका यूज किया जाता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे मशीन्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर एप्स हैं जो यूजर्स को हेल्प करते हैं, है ना। यहाँ पे हम मशीन्स को कैपेबल बनाते हैं कि वो ह्यूमन की तरह सोच सके, समझ सके, डिसीजन ले सके, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। So AI system can also learn from past experience or outcomes to make new decisions. अब यहाँ पर ये जो AI system है वर्क कैसे करते हैं, जो पास्ट हम बोल सकते हैं एक्सपीरियंस होते हैं ना, जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उन्हीं को एज ए इनपुट लेकर एक नया रिजल्ट आपको देते हैं। ओके, सो क्लियर हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। अब इसे और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए कि एक्चुअली ये जो मैंने बताया कि मशीन कैसे समझती है, कैसे सीखती है ना, इनको समझने के लिए और यहाँ पर डिटेल में कुछ सबसिस्टम्स दिए हुए हैं AI के, कुछ टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें इस AI टॉपिक में पढ़नी है, जिसमें फर्स्ट है आपका मशीन लर्निंग, सेकेंड है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, थर्ड इज इमर्सिव एक्सपीरियंस, जिसमें फर्दर आपको टू थिंग्स पढ़नी है, दैट इज वर्चुअल रियलिटी एंड ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, एंड लास्ट इज रोबोटिक्स। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज AI में आपको क्या टर्म्स पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है, वो है मशीन लर्निंग, कि मशीन को आप किस तरीके से सिखाते हो, कैसे ट्रेन करते हो, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में देखेंगे कि आपकी लैंग्वेज को किस तरीके से मशीन प्रोसेस करती है। इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या होता है, जिसमें दो टाइप हमने देखना है, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, एंड रोबोटिक्स। रोबोटिक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ AI, ठीक है, जिसमें आप एक ऐसी मशीन को प्रोग्राम करके ट्रेन कर देते हो जो बिल्कुल आपकी तरह वर्क करती है, आपकी तरह बिहेव करती है। ओके, नाउ मशीन लर्निंग यदि एग्जाम में आया तो क्या लिख कर आओगे इस चैप्टर से। मशीन लर्निंग के बारे में यदि पूछते हैं आपसे तो मशीन लर्निंग होता क्या है। मशीन लर्निंग इज अ सब सिस्टम ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर इन कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू लर्न from data using statistical techniques without being explicitly programmed by the human beings। देखो, मशीन लर्निंग में डेटा के थ्रू मशीन को सारी चीजें समझाई जाती है, सिखाई जाती है। अब कंप्यूटर सिस्टम किसे समझता है, कंप्यूटर सिस्टम तो डेटा को समझता है, डेटा 0-1 बाइनरी बिट्स के फॉर्मेट में प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज किया जाता है मशीन को सिखाने के लिए, ठीक है, ताकि मशीन इतनी कैपेबल हो जाए कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन वो ह्यूमंस की हेल्प कर सके। ओके, विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, आपको बिना प्रोग्राम के स्टैटिस्टिकल टूल टेक्निक्स का यूज करना होता है, जिसके थ्रू आप मशीन को कैपेबल बनाते हो, मशीन को सिखाने की कोशिश करते हो। इट कंप्राइजेस एल्गोरिथम्स दैट यूज डेटा टू लर्न एंड देयर ओन एंड मेक प्रेडिक्शंस, ठीक है। यहां पर क्या इंक्लूड होता है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में मशीन लर्निंग में कुछ एल्गोरिदम्स होती हैं, वो एल्गोरिदम्स यूज करती हैं डेटा को, है ना, टू लर्न ऑन देयर ओन एंड मेक प्रेडिक्शंस, कि मशीन खुद से सीखे और प्रिडिक्ट करे कि हाँ इसका क्या आउटपुट देना है यदि ह्यूमन ने कुछ दिया है तो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप सभी के पास स्मार्टफोन्स है, स्मार्टफोन्स में आप फिंगर लॉक लगाते हो, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम के थ्रू अपना वॉइस लॉक लगाते हो, ठीक है। अब जब आप बोलोगे, जब आप फिंगर पुट करोगे तभी क्या होगा, आपका फोन खुलेगा, आपका फोन ओपन हो जाएगा, लॉक ओपन हो जाने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हम मशीन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्मार्ट डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स को सिखा रहे हैं क्या, कि हम जो इनपुट देंगे, हम जो डेटा देंगे उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करना है और आपको प्रेडिक्ट करना है कि हाँ ये सही इनपुट है, तभी आपको वो आउटपुट रिटर्न करना है। फाइन, इसी तरीके से फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, बायोमेट्रिक सेंसर्स लगे होते हैं जिनके थ्रू आपकी रेटिना स्कैन होती है और आपका फोन लॉक खुल जाता है, राइट। सो ये सारे एग्जांपल्स किसके, ये सब एग्जांपल्स मशीन लर्निंग के। मतलब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मशीन लर्निंग में हम मशीन को अलग अलग इनपुट दे रहे हैं, अलग अलग इनपुट के साथ में मशीन ये प्रिडिक्ट कर रही है कि हाँ ये इनपुट सही है, सही इनपुट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट रिटर्न कर रही है, विदाउट डूइंग एनी एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग। समझ में आया। सो यहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल टूल टेक्निक्स का यूज करते हैं मशीन को सिखाने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या हुआ, दिस इज अनदर टर्म
ऑफ एआई। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हम जो बोलते हैं नॉर्मल, जैसे मैं हिंदी में बोल रही हूँ, इंग्लिश में बोल रही हूँ, आप किसी और लैंग्वेज को समझते हो, आप हिंदी इंग्लिश भी समझते हो, आप सपोज गुजराती है तो गुजराती लैंग्वेज में बात करते हो, है ना, या तमिल है तो तमिल लैंग्वेज में बात करते हो। सो ये चीजें समझ में आई कि हम जिस लैंग्वेज में बोलते हैं वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है और हम उसी में प्रोसेस करते हैं, हम उसी में बात करते हैं, उसी में समझाते हैं लोगों को, राइट। बिल्कुल उसी तरीके से यदि आप चाहते हो कि मशीन आपकी लैंग्वेज को समझे, आपसे बात करें, आपके साथ में उसी लैंग्वेज में प्रोसेस करे, तो इसी को कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि एआई का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में मशीन आपकी लैंग्वेज को प्रोसेस करती है, आप जो बोलने वाले हो वो प्रिडिक्ट करके उसके सजेशंस आपके सामने रख देती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या लें, इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम कि चैटिंग सभी करते हो, व्हाट्सएप मैसेंजर, इंस्टा मैसेंजर, सबका यूज आप करते हो, डिफरेंट टाइप के मैसेंजर्स का यूज करते हो चैटिंग के लिए, राइट। तो जब आप चैट करते हो तो चैटिंग करते टाइम टेक्स्ट बॉक्स में आप जो भी लिखते हो तो उसके पहले आपको जो सजेशंस आते जाते हैं, आप जैसे लिखने वाले रहते हो तो मशीन प्रिडिक्ट कर लेती है कि अब आप क्या लिखने वाले, इसके आगे क्या आएगा, तो वो सजेशंस आपको देती है और उन सजेशंस के अकॉर्डिंग ही आपकी हेल्प होती है, राइट। आपका जो टाइपिंग टाइम है वो बच जाता है। ओके, ये चीज सभी ने देखी है ना। तो ये क्या है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ही तो है। यहाँ पर जो डिवाइस है आपके, वो एआई पावर्ड है, उसके पास ये पावर है कि वो आपकी लैंग्वेज को प्रोसेस कर पा रहा है। आप जो लिख रहे हो, आप सपोज आप हेलो हाउ आर यू लिखते हो, किसी से भी कभी भी मिलते हो या बात करते हो नेचुरली, तो जैसे आपने हेलो लिखा तो हाउ आर यू ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाता है। अब आप उसे सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हो अपनी चैट को, है ना। मतलब आप जिस लैंग्वेज में बात करो उस लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए मशीन को कैसे कैपेबल बनाया जाए, उसी को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहा जाता है। द प्रिडिक्टिव टाइपिंग फीचर ऑफ सर्च इंजन दैट हेल्प्स अस बाय सजेस्टिंग द नेक्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस व्हाइल टाइपिंग वर्ड्स एंड द स्पेल चेकिंग फीचर्स आर एग्जांपल ऑफ एनएलपी, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब ये चीज आपने सिर्फ चैटिंग सॉफ्टवेयर्स में नहीं, आपने गूगल सर्च इंजन का भी यूज किया होगा, तो वहां भी आपने देखा होगा कि आप सर्च, जैसे आप एक वर्ड लिखते हो, सपोज आपने कंप्यूटर लिखा, तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको पहले की सर्चेस मिल जाती है, आगे आपको सजेस्टिव सारे सजेशंस आ जाते हैं टाइपिंग फीचर्स के इंक्लूडेड, कि आप कंप्यूटर सिस्टम सर्च करने वाले हो या कंप्यूटर के फीचर्स सर्च करने वाले हो, आप क्या सर्च करने वाले हो। ओके, नाउ इट डील्स विद द इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स यूजिंग ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेजेस सच एज हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा, जो मैंने बताया अभी कि डील्स विद द इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स। ह्यूमन और कंप्यूटर मशीन के बीच में एक प्रॉपर इंटरैक्शन हो सके, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सके, उसके लिए यहां पर एनएलपी का यूज किया जाता है। ओके, नाउ machine translation is a rapidly emerging field where machines are able to translate text from one language to another with fair amount of correctness. Another emerging application area is automated customer service where a computer software can interact with customers to serve their queries और कंप्लेंट्स। अब ये भी चीज आपने देखी होगी अधिकतर बिजनेस में कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, इंस्टीट्यूशंस जो होती है, वहां पर यदि कस्टमर्स की सर्विस को प्रोवाइड करना होता है, कस्टमर को कोई क्वेरी होती है, तो ऑटोमेटिक ऐसे सिस्टम्स लगा दिए जाते हैं, ऐसे ऑटोमेशंस होते हैं जो रिप्लाई करते हैं कस्टमर्स को अपनी क्वेरीज के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक एनएलपी का ही एग्जांपल है। कस्टमर की जो भी क्वेरी होती है वो इंग्लिश, हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में पूछता है, तो सॉफ्टवेयर एप्स ऐसी होती हैं या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर लगे होते हैं कि जो उनकी लैंग्वेज को समझकर उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई और रिस्पॉन्स सेंड करते हैं। ओके, सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। नाउ इमर्सिव एक्सपीरियंस, दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या हुआ? इमर्सिव एक्सपीरियंस अलाउ अस टू विजुअलाइज, फील एंड रिएक्ट बाय स्टिमुलेटिंग आवर सेंसेस। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या अलाउ करता है आपको कि आप रियलिटी में जी रहे हो, बल्कि वो रियल होती नहीं है चीजें, वर्चुअली आपको इतना अच्छे से फील कराया जाता है, आपके सेंस ऑर्गन्स ऐसे फील करते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हो आप कि आप रियलिटी में हो, बट एक्चुअल वो व्यू आपके सामने नहीं होता है, एक्चुअल में नहीं होता है। सो इमर्सिव एक्सपीरियंस अलाउ अस टू विजुअलाइज, फील एंड रिएक्ट बाय स्टिमुलेटिंग आवर सेंसेस। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें इमर्सिव एक्सपीरियंस में, तो 3D मूवीज आप सभी ने देखी। आप जब थिएटर में जाते हो तो आपके आईज पर एक स्पेक्स लगा दिया जाता है, जिसकी मदद से आपको क्या लगता है कि स्क्रीन पर जो भी चल रहा है, जो भी पिक्चर्स, जो भी मूविंग फीचर्स चल रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि आपके साथ हो रहे हैं, राइट। आपको ऐसा फील होता है जैसे कोई स्क्रीन पर पानी फेंकता है या फिर कुछ भी होता है, तो आपको ऐसा लगता है सब आपके ऊपर आ रहा है, राइट। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि वो व्यू ऐसा होता है, वो आपको विजुअलाइज इस तरीके से करवाते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इमर्सिव एक्सपीरियंस। सो टेक्नोलॉजी के साथ ये चीजें भी एनहांस होती जा रही हैं। सो विद द 3-dimensional वीडियोग्राफी, द जॉय ऑफ वॉचिंग मूवीज इन थिएटर्स हैव रीच्ड टू अ न्यू लेवल।
पहले जब आप मूवी देखने जाया करते थे तो पहले, बहुत पहले के जमाने में क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, ठीक है। फिर उसके बाद कलर आया, कलर के बाद में आजकल 1D 2D देन 3D लेवल का आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड इमर्सिव एक्सपीरियंस, कि हमें बहुत अच्छा देखने की आदत होती चली जा रही है। जैसे टेलीविजन में भी यदि बात करें तो आपको यदि आज कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आपके पास लाके रख देगा तो क्या आप देखोगे? नहीं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कैसा हो गया है? HD क्वालिटी में देखने का एक्सपीरियंस हो गया है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड इमर्सिव एक्सपीरियंस। वीडियो गेम्स आर ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड टू प्रोवाइड इमर्सिव एक्सपीरियंस टू द प्लेयर। इसी तरीके से इसके एग्जांपल्स देखें तो हम 3D वीडियोग्राफी देख सकते हैं, 3D मूवीज देख सकते हैं। वीडियोग्राफी जो होते हैं वो वीडियो गेम्स जो आप प्ले करते हो वहां पे भी आपको क्या फील होता है? यदि आप 3D लेवल पे वीडियो गेम खेल रहे हो तो आपको ये फील होता है कि आप प्लेयर के साथ में खुद खेल रहे हो, आपको ऐसा फील होता है एक्चुअल आप प्ले कर रहे हो, बट ऐसा नहीं होता है। वर्चुअली आप ये चीजें करते हो जो कि रियलिस्टिक व्यू आपको देती है, रियलिस्टिक एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करती है। ओके, सो इट एनहांसेस आवर इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट, मेकिंग देम मोर रियलिस्टिक एंड एंगेजिंग। सो इससे क्या होता है? इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या एनहांस करता है? हमारे इंटरेक्शन को और हमारे इन्वॉल्वमेंट को एनहांस करता है, ताकि आपको ऐसा फील हो सके कि आप ज्यादा रियलिस्टिक व्यू में और एंगेजिंग व्यू में काम कर रहे हो या वो सारी चीजों को एंजॉय कर रहे हो। Okay, immersive experience have been used in the field of training such as driving simulators, flight simulators and so on. So driving simulators, flight simulators क्या हुए? ये immersive experience के ही एक best examples हैं। Okay, these can be achieved using virtual reality and augmented reality. अब इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें दो कैटेगरी में रखा हुआ है, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी? वर्चुअल रियलिटी जो मैं अभी इतनी देर से आपको बता रही थी वो यही है कि वर्चुअल रियलिटी इज अ 3D कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन दैट सिमुलेट्स द रियल वर्ल्ड। वर्चुअल रियलिटी क्या हुआ? 3D जनरेटेड सिचुएशन है, कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन है जो क्या स्टिमुलेट करती है? आपको रियल वर्ल्ड की तरह ट्रीट कराती है, ठीक है। यहां पर वर्चुअल रियलिटी में एक VR हेडसेट होता है, जैसे आपको ये लड़की दिख रही है ना, इसने क्या लगा रखा है? अपनी आईज पर एक VR हेडसेट लगा रखा है। अब इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर एप्स है जिनके थ्रू उसे ये फील हो रहा है कि वो जो देख रही है वो उसी जगह पर है। जैसे सपोज हम बात करें कि इस VR हेडसेट में उस एक ऐप है जिसमें एक्सेल वर्ड दिख रहा है उसको, तो एक्सेल वर्ड्स में जब वो पहुंच गई तो उसे ऐसा लगेगा कि हाँ वो बहुत हाई मूव कर रही है, वो आसमान में उड़ रही है, राइट। ये सब उसे एक्चुअल फील होगा, लेकिन वो क्या कर रही है? वो सिर्फ इसे इमेजिन करी, वो सिर्फ इन चीजों को देख रही है अपनी आंखों से। लेकिन रियलिटी में यदि देखा जाए तो ये चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो सिर्फ वर्चुअली इसे इस तरीके से ट्रीट हो रहा है कि वो रियल में ये चीजों को एंजॉय कर रही है। ओके, सो वर्चुअल रियलिटी क्या हुआ? 3D कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशंस होती है दैट सिमुलेट्स द रियल वर्ल्ड। Okay, now everything that we experience in our reality is perceived through our senses. हर चीज को हमारे सेंस ऑर्गन से परसीव करते हैं, फील करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। Okay, so from this came the idea that if we can present our senses with made upon or known real information, our perceptions of reality would also alter in response to that, है ना। So virtual reality क्या हुआ? virtual reality ये आइडिया कहाँ से आया कि जो चीजें आप रियल वर्ल्ड में देख रहे हो, जो चीजें आप रियल वर्ल्ड में फील कर रहे हो, यदि हम इसे नॉन रियल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में शो करें, ठीक है, नॉन रियल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में बताएं, तो उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? उसके लिए वर्चुअल रियलिटी का यूज किया जाता है, VR हेडसेट्स का यूज किया जाता है। यहाँ पे आप रियल टाइम में वर्क करते हो, ओके। बट आपको सारी चीजें कैसे शो होती है? रियली शो होती है, लेकिन होती नहीं है, वर्चुअल होती है। फाइन, ये चीज क्लियर हुई ना अच्छे से? So it is comparatively new field and has found its application. ये न्यू फील्ड है, आपको अभी अभी लास्ट 2-3 ईयर्स के पहले से आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इसका कहाँ यूज किया जा रहा है? गेमिंग में, मिलिट्री ट्रेनिंग में, मेडिकल प्रोसीजर्स में, एंटरटेनमेंट में, सोशल साइंस में, साइकोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, ऑलमोस्ट हर फील्ड में आजकल वर्चुअल रियलिटी का यूज किया जा रहा है। ओके, एंड अदर एरियाज वेयर सिम्युलेशन इज नीडेड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग के लिए बेसिकली वर्चुअल रियलिटी का यूज किया जा रहा है। कौन कौन सी फील्ड है? सबसे ज्यादा इसका यूज किया जा रहा है गेमिंग, एंटरटेनमेंट में। ओके, जनरली हम जो यूज करते हैं उसको इसी तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? VR हेडसेट लगा होता है जिसकी मदद से आप वर्चुअल होकर भी एक रियल वर्ल्ड को फील करते हो। यहां पर ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ देख रहे हो उस चीज को, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर भी उसके अकॉर्डिंग बना दिया जाता है। जैसे सपोज आप कोई रेगिस्तान का सीन देख रहे हो, राइट, तो वहां पर जिस जगह पर आप प्रेजेंट हो आपके आसपास हीट प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप वाकई रेगिस्तान में पहुंचे हो। यदि आप कोई जम्मू कश्मीर या कोई हिमाचल का सीन देख रहे हो जहां पे बहुत सारी बर्फ है, आइस है, तो आपके आसपास का वेदर इतना कूल कर दिया जाएगा कि आपको ये फील होगा, आपके सेंस ऑर्गन्स ऐसे फील करेंगे कि हाँ आप रियली में वहीं पर एग्जिस्ट कर रहे हो जिस जगह को आप देख रहे हो। ठीक है, तो कैसे वर्चुअल चीज को रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है वो वर्चुअल रियलिटी ने पॉसिबल करके दिखाया है। ओके, नाउ ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। अब ऑग्यूमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी से कैसे डिफर कर रहा है? सो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी को यदि समझना है तो इसका हम सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं जो है स्नैपचैट।
स्नैपचैट ऐप सभी ने देखा है, सभी के मोबाइल फोन्स में होता है, इसका यूज सभी करते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं। तो स्नैपचैट में ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं जिसकी मदद से क्या होता है, आप डिफरेंट लुक देख सकते हो अपना, ठीक है। जैसे सपोज आपने बहुत सारा मेकअप कर लिया या एनिमल्स के फीचर्स आपके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, जब आप पिक्चर्स क्लिक करते हो तो डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस हो जाते हैं। सो ये सब क्या है, ये सब ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के ही एग्जांपल हैं। या फिर सपोज कोई एनिमल आपके हाथ में है, कोई टेडी आपके गले में है, ये सारी चीजें, ये सारे जो फिल्टर्स हैं, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी ही प्रोवाइड कर रहा है, जिसका बेस्ट एग्जांपल स्नैपचैट है। सो इसकी डेफिनेशन यदि आएगी तो क्या लिख कर आओगे, द सुपर इंपोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग्स इज कॉल्ड ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। वो सुपर इंपोजिशंस जो कंप्यूटर जनरेटेड इंफॉर्मेशन होती है ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग में यदि आप चाहते हो कि कुछ डिजिटली आपको कुछ चीजें मिले, ठीक है, आप चाहते हो कि आप जहां खड़े हो वहां पे पास में आपके साथ में कोई एक एनिमल खड़ा है, ठीक है, या आपके टेबल पे कुछ रखा हुआ है, कोई वास सुंदर सा रखा हुआ आ जाए, ठीक है, लेकिन फिजिकली वो चीज नहीं हो रही है, आप चाहते हो डिजिटली ये चीज आपके साथ में हो, जब आप पिक्चर क्लिक करो तो कुछ इस तरीके की चीजें आपको दिखें, तो इसी को कहते हैं ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। इसी सुपर इंपोजिशन को हम क्या कहते हैं, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, जिसमें हम कुछ एआर एप्स का यूज करते हैं, जैसे स्नैपचैट एआर एप्स के अंदर ही आता है। कुछ लोकेशन बेस्ड एआर एप्स भी होती हैं ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के लिए। सो इट एड्स कंपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड टू द फिजिकल वर्ल्ड। ये देख लो, फिजिकल वर्ल्ड में डिजिटल वर्ल्ड की कुछ चीजों को यदि आपको ऐड करना है, सो उसी के लिए हम यूज करते हैं ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का, along with the associated textile or other sensory requirements, thereby making the environment interactive and digitally manipulate। मतलब आप फिजिकल एनवायरनमेंट को डिजिटली मैनिपुलेट करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। सो दिस इज नोन एज ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकेशन बेस्ड एआर एप्स जो आती हैं, उनमें क्या फैसिलिटी होती है कि आप सपोज कहीं भी खड़े हो और यदि आपको ये जानना है कि आपके आसपास हॉस्पिटल कहाँ है, रेलवे स्टेशन कहाँ है, कोई शॉपिंग मॉल कहाँ है, कोई गैराज यदि आप देखना चाहते हो, तो आप अपनी प्लेस पर खड़े होकर आप एआर एप्स की मदद से, लोकेशन बेस्ड एआर ऐप की मदद से ये पता कर सकते हो कि आपके आसपास चीजें सारी कहाँ पर सिचुएटेड है, कितनी डिस्टेंस पर सिचुएटेड है ना। जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, वॉच शॉप, यदि आपको ये देखना है तो आपको ये एक फिजिकल जो वर्ल्ड है उसको डिजिटली मैनिपुलेट करके सारी चीजें आपको शो कर देने वाला है। सो होप आपको ऑग्यूमेंटेड रियलिटी भी अच्छे से समझ में आया। अब यदि एग्जाम में वर्चुअल रियलिटी और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में डिफरेंस आता है तो आप इजीली लिखकर आ सकते हो। नाउ रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स एआई का एक अनदर एग्जांपल है, ठीक है, या अनदर सब सिस्टम है। सो रोबोटिक्स में क्या देखा आपने, रोबोट मूवी सभी ने देखी है। रोबोट मूवी में हम क्या देखते हैं, एक मशीन होती है, उसको इतना कैपेबल किया जाता है कि वो ह्यूमंस की तरह बिहेव करती है, ह्यूमंस की तरह डिसीजन लेती है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, right? So a robot is basically a machine capable of carrying out one or more tasks automatically with accuracy and precision। यदि आप इस काम को ऑटोमेटिकली करवाना चाहते हो, एक्यूरेसी के साथ, प्रिसीजन के साथ, मशीन को इतना ट्रेन करना चाहते हो, है ना, तो उसी के लिए हम रोबोट्स का यूज करते हैं। अब कैसे करेंगे हम, सो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन को हाई लेवल प्रोग्रामिंग के साथ में ट्रेन करना पड़ेगा। सो अनलाइक अदर मशीन्स, अ रोबोट इज अ प्रोग्रामेबल व्हिच मींस इट कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और यहाँ पे आप कंप्यूटर्स में प्रोग्राम्स इतने अच्छे से बनाने पड़ेंगे ताकि आप उस रोबोट को ट्रेन कर सको। Okay, so robots were initially conceptualized for doing repetitive industrial tasks that are boring or stressful for human or were labor intensive। So जो repetitive task होते हैं, जो बहुत boring होते हैं, humans को करने में बहुत problem होती है, stress होता है, उन्हीं काम को यदि हम automatically कर दे कि वही काम जल्दी से हो जाए, automatically हो जाए, तब हम इस robotic terms का use करते हैं और इस तरीके से मशीन को कैपेबल करते हैं कि वो इन काम को कम टाइम में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ करके दिखाए। अब इसके लिए आपको किनका यूज करना पड़ता है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है सेंसर्स। स्पेसिफिकली रोबोट्स यूज करते हैं सेंसर्स को। सो सेंसर्स आर वन ऑफ द प्राइम कंपोनेंट ऑफ रोबोट। रोबोट कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स सच एज व्हील रोबोट, लैग्ड रोबोट, मैनिपुलेटर्स एंड ह्यूमनॉइड्स। देखे होंगे आपने इस टाइप के रोबोट्स। इवन आजकल तो हम बोल सकते हैं रोबोट्स वाला जो ये टर्म है ये यूज होता है हर एक फील्ड में, चाहे आप एजुकेशन फील्ड की बात करो, साइंटिफिक फील्ड की बात करो। आजकल बच्चे साइंस की जो लैब्स होती है वहां पे जाकर भी रोबोट्स को क्रिएट करते हैं। अटल टिंकरिंग लैब का नाम आपने सुना होगा, ATL लैब्स का, वहां पर रोबोट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए ही ये लैब बेसिकली बनाई गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड पर ही बेस्ड है। डिफरेंट टाइप के सेंसर्स वहां मिलेंगे आपको। आप किस तरीके से किसी डिवाइस को ऑटोमेटिकली वर्क करवा सकते हो, उसको किस तरीके से प्रोग्राम करते हो, कैसे आप डिफरेंट टाइप के सेंसर्स का यूज करते हो। ओके, सो रोबोट्स दैट रिसेंबल ह्यूमंस आर नोन एज ह्यूमनॉइड्स। वो रोबोट जो ह्यूमन की तरह वर्क करें,
ह्यूमन की सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करे, वो ह्यूमनॉइड्स होते हैं। यहाँ पे हम मशीन को इतना कैपेबल कर देते हैं कि वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह वर्क करती है। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आई। अब यदि एग्जाम्पल्स आते हैं तो एग्जाम्पल्स में क्या लिख कर आओगे? सो रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, मेडिकल साइंस, बायोनिक्स, साइंटिफिक रिसर्च, मिलिट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, हर जगह इसका यूज किया जा रहा है। सम एग्जाम्पल्स आर, क्या एग्जाम्पल्स लिख कर आओगे? नासा मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर। अब जो रोवर है जो प्लैनेट्स पे गया, जैसे चंद्रयान की बात करें हम, तो चंद्रयान एक पूरा मिशन था जिसमें मून पर जाने के लिए एक रोवर भेजा गया था, राइट। इसी तरीके से नासा ने मार्स एक्सप्लोरेशन एक रोवर बनाया था जो कि मार्स प्लेनेट की इंफॉर्मेशन गैदर करके नासा तक पहुंचा रहा था, ठीक है। मतलब कि मार्स प्लेनेट का कैसा वेदर है, किस तरीके का वहां का सरफेस है, वो सारी चीजों को क्या करना, क्या वहां का टेम्परेचर है, सारी चीजों को कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन कौन पहुंचा रहा था नासा तक? उनका रोबोट, दैट इज रोवर, MER जिसका नाम था, ठीक है। सो इट इज अ मिशन, इज अ रोबोटिक स्पेस मिशन टू स्टडी अबाउट द प्लेनेट मार्स। फाइन, सो ये रोवर क्या है? एक रोबोट की तरह ही वर्क कर रहा है। इसमें कुछ सेंसर्स लगे थे, GPS ट्रैकर्स लगे थे जो वहां की पूरी इंफॉर्मेशन को गैदर करके पिक्चर्स के फॉर्म में कलेक्ट करके नासा तक पहुंचा रहे थे। सोफिया इज अ ह्यूमनॉइड। अब जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पर, सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, यहाँ पर एक ह्यूमनॉइड है जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह दिख रहा है, ठीक है। सो दैट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विजुअल डेटा प्रोसेसिंग, फेशियल रिकॉग्निशन, ऑल्सो इमिटेट्स ह्यूमन गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस एज शोन इन द फिगर। अब इस फिगर में आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल एक इंसान की तरह, एक ह्यूमन की तरह दिख रहा है, बट ये ऐसा है नहीं। ये क्या है? ये एक रोबोट है, एक मशीन है जो फेशियल एक्सप्रेशंस को समझ सकता है, बॉडी गेस्चर्स के फॉर्म में बात कर सकता है, ठीक है, इवन विजुअली डेटा को प्रोसेस कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि रोबोट्स आप क्रिएट कर सकते हो। ये क्या है? ये ह्यूमंस को हेल्प कर रहे हैं। फाइन। अ ड्रोन इज एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। ड्रोन एक अनदर एग्जांपल है रोबोट्स का। ड्रोन तो सभी ने देखा है ना, आजकल तो बच्चे ड्रोन बनाते भी है, राइट। जिस लैब के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, अटल टिंकरिंग लैब, ATL लैब, ऑलमोस्ट आजकल सभी स्कूल्स में अवेलेबल है। वहां पे आपको ड्रोन किट मिलती है, उस किट को आपको असेंबल करना होता है और आप एक प्रॉपर ड्रोन बना सकते हो। ओके, तो ड्रोन की मदद से क्या होता है, आपने जनरली इसको देखा होगा, जहां जो मैरिज होती है, शादियां होती है, वहां पे जो वीडियो शूटिंग का वर्क करते हैं, तो वीडियो शूटिंग में आजकल ड्रोन का यूज किया जा रहा है ताकि आपको हाई क्वालिटी की वीडियो शूटिंग्स मिल सके, हाई क्वालिटी की पिक्चर क्वालिटीज मिल सके, आपको हर तरीके का व्यू मिल सके। ओके, सो ये अनमेन्ड एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है, विच कैन फ्लाई एंड कंट्रोल्ड बाय रिमोट, जिसको आप रिमोट के थ्रू कंट्रोल करते हो, और कैन फ्लाई ऑटोनोमसली थ्रू सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड फ्लाइट प्लेन्स इन देयर एम्बेडेड सिस्टम वर्किंग इन कंजंक्शन विद द ऑन बोर्ड सेंसर्स एंड GPS। किसकी मदद से काम करता है? ये सेंसर्स और GPS की मदद से काम करता है। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, कैमरा फिट होता है और ये कैमरा सारे पिक्चर्स को कलेक्ट करता है। क्लियर हुआ? GPS भी लगा रहता है इसमें, सेंसर्स भी आप लगा सकते हो। क्लियर? सो यहाँ पे फिनिश हुआ आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पार्ट, जिसमें हमने क्या क्या देखा? मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग देखा है ना, ऑग्यूमेंटेड वर्चुअल रियलिटी देखा, इमर्सिव एक्सपीरियंस का, देन रोबोटिक्स देखा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इन 4 टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। समझ में आ गए? ये सब हमारी रियल लाइफ पर बेस्ड है। आसपास आप इन सारी चीजों को देखते हो, आप यूज करते हो अपने स्मार्ट डिवाइसेस में इन सारी चीजों को, ठीक है। तो यदि एग्जाम में आएगा तो अब आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी इन सारी चीजों को लिख कर आ सकते हो, और जितना अच्छा एग्जाम्पल बेस्ड इन्हें एक्सप्लेन करके आओगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिल जाने हैं। सो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि कोई भी थ्योरी पेपर जब आप देते हो ना, कोई भी थ्योरेटिकल चैप्टर यदि इनकेस आपके एग्जाम में आता है, तो आप उस आंसर को पॉइंट टू पॉइंट लिखो। जितना पॉइंट टू पॉइंट और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करके आओगे उतने अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट, दैट इज बिग डेटा। सो बिग डेटा को समझने के पहले हम ये जान लेते हैं डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप, PC, स्मार्टफोन, जिस भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हम बात कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी में ट्रेन में है, उसमें जो भी आप इनपुट करते हो, ठीक है, सपोज आपने कोई कैरेक्टर, कोई वैल्यू या कोई इमेजेस या कोई कुछ भी तरीके का डेटा जब आपने एंटर किया ऑडियो वीडियो के फॉर्म में, तो वो कंप्यूटर सिस्टम में एज अ डेटा प्रोसेस होता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी होती है, वहां स्टोर होता है, और एज ए रिजल्ट आपको एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिलती है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है एज ए आउटपुट, ठीक है। अब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1990s से, राइट। अब 1990s के टाइम पे कुछ ही यूजर हुआ करते थे जो इंटरनेट की सर्विसेज को एक्सेस करते थे, ठीक है। लेकिन आज यदि बात करें हम 2020s में, तो हर एक एज पर्सन क्या कर रहा है? इंटरनेट की सर्विसेज को एक्सेस कर रहा है। चाहे आपको ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाना है, ऑनलाइन शॉपिंग करना है, गेम खेलना है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हो, मूवीज, सॉन्ग्स,
बुक्स डाउनलोड करना है, कुछ ऑफिशियल वर्क करना है, एजुकेशन सिस्टम में, एग्रीकल्चर में, मेडिकल में, हर एक फील्ड में आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो, उसकी सर्विसेज का यूज कर रहे हो, कहीं ना कहीं हमारी पूरी लाइफ इंटरनेट पर ही डिपेंड हो चुकी है। तो क्या आपने सोचा है कि अब जब हम इतना ज्यादा बल्क में यूज कर रहे हैं इंटरनेट को, तो कितना बल्क में डेटा प्रोड्यूस होता होगा? बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं और बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स है जिनका यूजर्स यूज कर रहे हैं। सो डेली आपकी हर एक एक्टिविटी से डेटा प्रोड्यूस होता है, चाहे आप कोई इंस्टा पे पोस्ट करते हो, रील बनाते हो, पिक्चर अपलोड करते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड करते हो, ठीक है, या आप कोई नेट सर्फिंग कर रहे हो, आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, है ना, आप कुछ ट्वीट कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट का आप यूज करते हो, कुछ सर्चिंग में, किसी भी वर्क में, तब डेटा प्रोड्यूस होता है। और इस डेटा को ही हम क्या कहते हैं, इस बल्क में जब डेटा प्रोड्यूस हो रहा होता है तो इसी को कहते हैं हम बिग डेटा। ओके, सो बिग डेटा का मतलब समझ में आया क्या हुआ? बिग डेटा का मतलब कि हर एक दिन में, हर एक सेकंड में डेटा प्रोड्यूस होता है, मिलियंस बिलियंस ऑफ यूजर डेटा प्रोड्यूस करते हैं इंटरनेट की सर्विसेज को एक्सेस करके। फाइन, सो सबसे ज्यादा जो डेटा प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है? जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, हम इमर्जिंग ट्रेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग डिवाइस कौन सा है यहाँ पर? स्मार्टफोन्स। कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, इसको कैरी करना अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन स्मार्टफोन सबसे ज्यादा इजी कैरी और कन्वीनियंट डिवाइस होता है। सो उसी के थ्रू यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि बिग डेटा क्रिएट हो रहा है। सो विद टेक्नोलॉजी मेकिंग एन इनरोड इनटू ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, डेटा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एज अ क्लोजर रेट। देखो, हमारी लाइफ के हर स्फीयर में यदि देखा जाए तो हम स्मार्टफोन जैसे डिवाइस पर डिपेंड है ना, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो लाइफ के हर स्फीयर में एक बहुत ज्यादा फास्ट रेट से, क्लोजर रेट से डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। टुडे देयर आर ओवर 1 बिलियन ऑफ इंटरनेट यूजर्स एंड अ मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड्स वेब ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम स्मार्टफोन। सबसे ज्यादा जो वेब ट्रैफिक आ रहा है, जो इंटरनेट पे यूज करने वाले वेबसाइट्स हैं, सर्विसेज, उनसे जो ट्रैफिक जनरेट हो रहा है वो स्मार्टफोन्स के थ्रू ही हो रहा है। ओके, अब ये जो फिगर है ये आपको डिपिक्ट करेगा, ये बताएगा कि कैसे आप एक सेकंड में 60 सेकंड्स में, एक मिनट में 60 सेकंड्स में डेटा प्रोड्यूस होता है। कितनी सारी वेबसाइट्स है जिनका हम यूज करते हैं। ओके, सो दिस फिगर शोज दैट द करंट पेस अराउंड 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा आर क्रिएटेड ईच डे, है ना। अब ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, क्या कि एक दिन में 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा प्रोड्यूस होता है। एक दिन में 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स। क्विंटिलियन क्या होता है? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन से भी ज्यादा होता है। सो एक दिन में 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा प्रोड्यूस हो रहा है एंड पेस इन इंक्रीजिंग विद द कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और ये डे बाय डे इंक्रीज भी होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स बढ़ती जा रही है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जिनमें आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ट्रेंड में आती जा रही हैं, राइट। सो अब देखो किस तरीके से डेटा प्रोड्यूस हो रहा है एक मिनट में, 60 सेकेंड्स में किस तरीके से डेटा जनरेट हो रहा है वो हम देख लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1.8 मिलियन स्नैप्स क्रिएट हो जाते हैं 1 मिनट में। स्काइप कॉल्स आप कर लेते हो 1,04,300। स्टेटस यदि की बात करते हैं हम, तो फेसबुक, इंस्टा जैसी वेबसाइट्स का जब आप यूज करते हो तो 2,93,000 फेसबुक पे स्टेटस अपडेट हो जाते हैं। 44.4 मिलियन मैसेजेस आप सेंड कर लेते हो 1 मिनट के अंदर, पूरी व्हाट्सएप का यूज करके ट्वीट कर सकते हो, मैसेंजर्स का यूज करते हो, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, विकिपीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल, ईमेल, स्नैपचैट, इन सारी जो फैसिलिटीज है इनका हम यूज करते हैं इंटरनेट की, ठीक है, जनरली। सो जब आप ये काम कर रहे हो, फोटोज को अपलोड कर रहे हो, कुछ ईमेल कर रहे हो, कुछ वीडियो देख रहे हो, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब पे कुछ सुन रहे हो, कोई सॉन्ग्स देख रहे हो, नेटफ्लिक्स का यूज करते हो, विकिपीडिया का यूज करते हो सर्चिंग के लिए, लिंक्डइन, ट्वीट, जब आप इन सारी एप्स का यूज करते हो, ठीक है, तो आप और मैं तो यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मिलियन बिलियंस ऑफ यूजर है, तो एक सेकेंड के अंदर कितना डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे मिलियन बिलियन क्विंटिलियन में डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। सो इसी डेटा को क्या कहते हैं हम? बिग डेटा कहते हैं। ओके, सो अब बिग डेटा का मतलब आपको समझ में आ गया। Now this result in the generation of data sets of enormous volume and complexity called big data। अब इसी की वजह से क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें कि एक इनॉर्मस, एक ह्यूज वॉल्यूम में डेटा मिल रहा है, ठीक है। और जब ह्यूज वॉल्यूम में डेटा मिल रहा है और अलग अलग टाइप का डेटा मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसे कि कहीं ना कहीं उसको मैनेज करना भी कॉम्प्लेक्स है। तो एक कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमें इनॉर्मस वॉल्यूम में डेटा मिल रहा है। ओके, सो सच डेटा कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड यूजिंग ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल्स। अब इस डेटा को मैनेज कैसे किया जा सके, तो जो ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल्स थे, मतलब यदि हम बात करें एक्सेल की या कुछ डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स की, है ना, जो ट्रेडिशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स है, तो क्या उनकी मदद से आप इतने नॉर्मस वॉल्यूम ऑफ डेटा को मैनेज कर सकते हो? नहीं। तो ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल की मदद से तो इस बिग डेटा को प्रोसेस कर पाना
मुश्किल है। सो एज द डेटा इज नॉट वॉल्यूमिनस, क्योंकि ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल में क्या होता था, जब आप एक्सेल वगैरह में, तो आप एक नॉर्मल जो डेटा होता है, कम अमाउंट में जो डेटा होता है उसी को प्रोसेस कर सकते थे, उसी को स्टोर करता था, जो ज्यादा वॉल्यूमिनस नहीं होता है। बट ऑल्सो अनस्ट्रक्चर्ड लाइक आवर पोस्ट, इंस्टेंट मैसेजेस, चैट्स, फोटोग्राफ्स we share through various sites, tweets, blog articles, news items, opinion polls and their comments, audio, video, chats, etc. क्या इस तरीके के डेटा को भी आप मैनेज कर सकते हो? नहीं, इसी को तो कहते हैं बिग डेटा, जो अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है। आजकल जो अभी हमने एप्स देखी हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्काइप, यहाँ से कैसा डेटा आ रहा है? अलग अलग टाइप का डेटा आ रहा है, कहीं से ऑडियो, कहीं से वीडियो, कहीं से टेक्सचुअल डेटा मिल रहा है आपको। यदि आप कुछ सर्चिंग करते हो गूगल पे तो वहां से आपको टेक्सचुअल डेटा मिलता है। तो जब इस अनस्ट्रक्चर्ड वे में आपको डेटा मिल रहा है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं मिल रहा है ना, तो इसी को बिग डेटा कहते हैं। और इसको मैनेज करने के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, एडवांस टूल्स, टेक्निक्स का यूज किया जाता है। ओके, नाउ अब इसको किस तरीके से मैनेज करना है, और साथ ही ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल्स में और अभी जो डेटा प्रोसेसिंग टूल्स है, बिग डेटा को जो मैनेज किए जा रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस है, उनको कैसे ओवरकम किया जा रहा है, ये 5 बिग कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको पता चलेगा। देखो, अभी जो 5 बिग कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि बेस्ड है आपके किस पे? 5 V's पर। ओके, so big data exhibits following 5 characteristics that distinguish it from traditional data. बिग डेटा किसको शो करता है? 5 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 5 V's है जिनको शो करता है, जो कि ट्रेडिशनल डेटा से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? बिग डेटा के ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। ये याद कर लेना है आपको, 5 V's, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड वैल्यू। ये 5 V's हैं बिग डेटा के। फाइन, इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना है। अब इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। वॉल्यूम क्या हुआ? अब जैसे मैंने अभी बताया कि डिफरेंट ऐप से डिफरेंट टाइप का डेटा जनरेट हो रहा है, और ये डेटा बल्क में जनरेट हो रहा है, मतलब क्विंटिलियंस में मेजर किया जा रहा है, राइट? तो इसी को क्या कहते हैं हम? वॉल्यूम। कि बिग डेटा कैसा होता है? वॉल्यूमिनस होता है, ठीक है, इसका स्केल ऑफ डेटा बहुत लार्ज होता है। तो वॉल्यूम की यदि बात करें तो यहाँ पे आपको डेटा की स्केल को मेजर करना है कि कितने लार्ज अमाउंट में डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। Fine. So the prominent characteristics of big data is its enormous size. इसका enormous size इसका सबसे main important point है big data का. If a particular data set is of large size, then it is difficult to process it with traditional DBMS tools. So it can be termed as big data. यदि हम बात करें ट्रेडिशनल डीबीएमएस टूल्स की, तो वो इतने वॉल्यूमिनस साइज के डेटा को नहीं हैंडल कर पाते, नहीं स्टोर कर पाते, राइट? सो उसके लिए यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? बिग डेटा का यूज कर रहे हैं। और बिग डेटा को कैसे स्टोर किया जा रहा है उसको अब हम समझेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैंने डिवाइड करा है 3 क्लास में डेटा को, ताकि आपको समझ में आ सके कि बिग डेटा को कैसे क्लासिफाई किया जा रहा है, कैसे बता रहे हैं हम। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल क्लास की। तो यदि हम स्मॉल डेटा क्लास की बात करते हैं तो इसका साइज क्या होगा? 10 GB से लेस। यदि 10 GB से लेस साइज में डेटा होता है, इस क्लास में, इस डेटा सेट में डेटा होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो एक्सेल, RDBMS सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनकी मदद से आप इजीली इस लेस देन 10 GB डेटा को मैनेज कर सकते हो। फाइन, अब कैसे मैनेज किया जाता है? यहाँ पे कहाँ इस डेटा को आप फिट करते हो? मशीन की मेमोरी में, ठीक है, जो मशीन की मेमोरी है वहां पे ये 10 GB से लेस डेटा आराम से फिट हो सकता है, स्टोर हो सकता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या ले ले? थाउजेंड्स ऑफ सेल्स फिगर। यदि किसी कंपनी में, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में थाउजेंड्स ऑफ सेल्स फिगर है, तो उसे आप आसानी से स्टोर कर सकते हो। एक्सेल में भी, एक्सेल की एक शीट बना सकते हो, वहां पे उसे हैंडल कर सकते हो। फाइन, अब बात करते हैं हम सेकेंड साइज की, दैट इज मीडियम। यदि हम मीडियम क्लास का डेटा डिस्कस करें तो वो क्या होता है? 10 GB से 1 TB के बीच का होता है, मतलब 10 GB से 1 TB के बीच का। और यहां पर इस डेटा को मैनेज कैसे किया जाता है? इस डेटा को मैनेज करने के लिए आप इंडेक्स फाइल्स और मोनोथोलिक डेटाबेसेस का यूज करते हो। मतलब यहां पे आपको कुछ इंडेक्सिंग फाइल्स की इंडेक्सिंग करनी होती है, इंडेक्स फाइल होती है, और कुछ एडवांस डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। फिट्स ऑन द मशीन डिस्क। अब ये जो डेटा है ये आपकी मशीन की डिस्क में फिट हो सकता है। मतलब यदि हम हार्ड डिस्क की बात करें तो वहां पे आप 10 GB से 1 TB के डेटा को आसानी से स्टोर कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, मीडियम क्लास साइज के डेटा को। ओके, मिलियंस ऑफ वेब पेजेस, इसका एग्जांपल हो गया मिलियंस ऑफ वेब पेजेस। मिलियंस ऑफ यूजर है, यदि वो वेब पेजेस को डेली में एक्सेस करते हैं, और करते ही हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, यदि आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप किसी ना किसी वेब पेज पे जाओगे और उससे सर्च करोगे, राइट? तो मिलियंस ऑफ वेब पेजेस जो है इसका एग्जांपल हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब हम थर्ड क्लास की कैटेगरी में आते हैं, दैट इज कॉल्ड बिग। तो बिग डेटा क्या हुआ, यहां से आपको समझ में आएगा बिग डेटा का क्या स्पेसिफिकली साइज होता है। तो 1 TB से ज्यादा यदि डेटा होता है तो उसे हम कहते हैं बिग डेटा। ओके,
और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैडूप डेटाबेसेस का यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पे किसी एक मशीन पे डेटाबेस क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप अलग अलग मशीन्स पे डेटाबेस हैं और डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड वे में आप एक्सेस कर रहे हो। समझ में आया? मतलब हर एक सिस्टम पे उस डेटाबेस को एक्सेस किया जा रहा है, उस डेटाबेस को मैनेज किया जा रहा है। ओके, तो मल्टीपल सिस्टम्स पे डेटाबेसेस होते हैं जिनका यूज किया जाता है इस बिग डेटा को स्टोर करने के लिए, बिग डेटा को हैंडल करने के लिए। समझ में आया? सो स्टोर अक्रॉस मेनी मशीन्स। क्लियर? बिलियंस ऑफ वेब क्लिक्स, बिलियंस ऑफ वेब क्लिक्स क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया। सो यहाँ पे अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि यदि हम ट्रेडिशनल डेटा सेट्स की बात करते हैं, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, तो उनका जो साइज होता था वो अप टू 10 GB तक होता था, जिसको मैनेज करना इजी होता था। लेकिन अब क्योंकि बिग डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, तो बिग डेटा को हैंडल करना, उसको बिग डेटा को एनालाइज करना, बिग डेटा को ट्रांसफर करना, एक्सचेंज करना, उसके लिए जो साइज होगा वो होगा टेराबाइट से भी ज्यादा डेटा। ठीक है, जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस का, एडवांस सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जा रहा है। ओके, और अलग अलग मशीन्स पे इन सॉफ्टवेयर्स को हैंडल किया जाता है। फाइन, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे, दैट इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की बात हो रही है, मतलब यहां पर डेटा जनरेट होने की स्पीड से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब रेट ऑफ जनरेशन ऑफ डेटा, कि किस रेट से डेटा जनरेट होता जा रहा है, डेटा क्रिएट होता जा रहा है। सो एनालिसिस ऑफ स्ट्रीमिंग डेटा, डेटा की स्ट्रीमिंग को यहां पर हम एनालाइज करेंगे वेलोसिटी में। सो इट रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच द डेटा अंडर कंसिडरेशन इज बीइंग जनरेटेड एंड स्टोर्ड, कि कितनी हाई स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है और स्टोर हो रहा है। बिग डेटा हैज एन एक्सपोनेंशियली हायर रेट जनरेशन देन ट्रेडिशनल डेटा सेट्स। देखो, ट्रेडिशनल डेटा सेट्स से क्या है, एक्सपोनेंशियल हायर रेट से डेटा जनरेट हो रहा है। एक्सपोनेंशियली मतलब डबल ट्रिपल इस फॉर्मेट में, एक्सपोनेंशियली समझते हो ना, बिल्कुल उस रेट में बिग डेटा जनरेट हो रहा है। कैसे? यहाँ एग्जांपल में देखो, इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या बताया था मैंने अभी कि 60 सेकंड्स में, 1 मिनट में आप 98,000 ट्वीट कर लेते हो, स्टेटस अपडेट कर लेते हो 6,95,000 के फॉर्म में, 11 मिलियन इंस्टेंट मैसेजेस आप इंस्टाग्राम का यूज कर लेते हो, गूगल सर्च का यूज कर लेते हो, ईमेल सेंड कर देते हो। कुछ डेटा यदि आपको क्रिएट करना है, कोई वीडियो बनाना है या यूट्यूब पे आपको कुछ सर्च करना है, कोई वीडियो देखनी है, वो आप मोबाइल, न्यू यूजर्स जो होते हैं वो मोबाइल में लॉग इन करते हैं। ठीक है, अलग अलग वेबसाइट्स का यूज करते हैं, वेब क्लिक्स करते हो, इतने हाई स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है। अगर ट्रेडिशनल डेटा सेट की बात करें तो ट्रेडिशनल जो डेटा है उससे एक्सपोनेंशियली हायर रेट से डेटा आज जनरेट हो रहा है, जिसको हम बिग डेटा कह रहे हैं। तो वेलोसिटी में क्या आ गया? एनालिसिस ऑफ स्ट्रीमिंग डेटा। ओके, ये चीज क्लियर हुई। नाउ वैरायटी। अब वैरायटी में क्या आ जाएगा? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा। डेटा के अलग अलग फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप टेक्सचुअल डेटा ही प्रोड्यूस कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग फॉर्मेट में डेटा होता है। जैसे कि अभी मैंने फिर बताया यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, जनरली यदि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का यूज करते हो तो आप उसमें फोटोज भी अपडेट करते हो, चैट का भी यूज करते हो, गूगल सर्च करते हो तो चैटिंग करते हो। यदि आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो तो ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में होती है, कोई सॉन्ग सुन रहे हो तो ऑडियो फॉर्मेट में होता है। तो इस तरीके से डेटा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। तो उसी को हम कहते हैं वैरायटी। तो बिग डेटा का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ? वैरायटी। इट असर्ट्स अ डेटा सेट हैज वेरीड डेटा सच एज स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। अब ये जो मैंने बताया आपको डिफरेंट फॉर्म्स का डेटा होता है, उसको 3 कैटेगरी में रखा हुआ है, स्ट्रक्चर्ड में, सेमी स्ट्रक्चर्ड में और अनस्ट्रक्चर्ड में। नाउ इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? टेक्सचुअल डेटा, इमेज, वीडियो, वेब पेजेस एंड सो ऑन, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अब इसको समझना है तो और अच्छे से समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होता क्या है। तो यदि स्ट्रक्चर्ड की बात कर ले पहले, तो स्ट्रक्चर्ड डेटा जो प्रॉपर एक फॉर्मेट में अरेंज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, जिसको ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर्स में स्टोर किया जा सकता है, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा हुआ। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 1001 बिट्स के फॉर्मेट में डेटा है, एक प्रॉपर वेल अरेंज्ड फॉर्मेट में डेटा है, जो कि इन डेटाबेसेस के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या हो गया? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब कि हर चीजें मर्ज है, मिक्स्ड है। जैसे कि अभी डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, आजकल जो डेटा प्रोड्यूस हो रहा है इंटरनेट सर्विसेज को आप यूज कर रहे हो ना, टेक्सचुअल फॉर्म में, ऑडियो वीडियो इमेजेस के फॉर्म में, वेब क्लिक्स के फॉर्म में, वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में आया। देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है स्काइप कॉल्स दिख रहा है, टेक्सचुअल मैसेजेस दिख रहे हैं, सॉन्ग्स दिख रहा है आपको, ये सब क्या हो गया? ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, है ना, इन सारी एप्स के थ्रू आपको अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा मिल रहा है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या हो गया? सेमी
स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब यहाँ पे आपने ऑडियो कैटेगरी अलग कर दी, वीडियो कैटेगरी अलग कर दी, टेक्सचुअल मैसेजेस को अलग कर दिया, एक फॉर्मेट में हम बोल सकते हैं कि आपने अरेंज किया हुआ है, बट ये भी अभी क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है। फाइन, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा आपको आईएमएस सॉफ्टवेयर्स वगैरह से मिल सकता है, इन सॉफ्टवेयर्स पे आप इनको मैनेज कर सकते हो। सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि डेटा 3 टाइप का होता है, 3 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। बिग डेटा जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जिसमें सभी तरीके का जो डेटा होता है, डिफरेंट फॉर्म्स में जो डेटा अवेलेबल होता है ना, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके लिए लार्ज डेटाबेसेस का यूज किया जाता है, एडवांस सॉफ्टवेयर्स का, टेक्निक्स का यूज किया जाता है। नाउ वेरासिटी, अब वेरासिटी क्या हुआ, अनसर्टेनिटी ऑफ डेटा। देखो डेटा की अनसर्टेनिटी मतलब जहां पे बल्क में जब डेटा क्रिएट हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डेटा ट्रस्ट वर्दीनेस हो, आपके लिए वो यूजफुल हो। कभी कभी डेटा जब ह्यूज अमाउंट में क्रिएट होता है तो कुछ ऐसा भी डेटा होता है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, जो इनकम्प्लीट होता है, कभी इनकम्प्लीट डेटा भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, राइट, और ये कभी कभी हमारे लिए मिसलीडिंग भी होता है, मतलब प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। सो डेटा की क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि डेटा वेरासिटी में भी होता है, मतलब यहाँ पे डेटा की अनसर्टेनिटी होती है, निश्चितता नहीं होती कि हाँ ये डेटा बिल्कुल यूजफुल है आपके लिए, क्योंकि बल्क में क्रिएट हो रहा है। सो बिग डेटा कैन समटाइम्स इनकंसिस्टेंट, बेस्ड, नॉइजी, और देयर कैन बी एबनॉर्मलिटी इन द डेटा इश्यूज। ओके, सो विद द डेटा कलेक्शन मेथड्स, तो जब यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया जा रहा है तो डेटा कलेक्शन के टाइम पर इश्यूज भी आते हैं, क्योंकि डेटा की अनसर्टेनिटी होती है, इनकंसिस्टेंट भी होता है डेटा, फाइन, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज भी फाइंड की जाती है। सो वेरासिटी को यदि हम बात करें तो क्या लिखकर आने वाले एग्जाम में, वेरासिटी रिफर्स टू द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द डेटा बिकॉज प्रोसेसिंग सच इनकरेक्ट डेटा कैन गिव रॉन्ग रिजल्ट और मिसलीड द इंटरप्रिटेशन। अब यदि आप उस रॉन्ग डेटा को एक्सेस कर लेते हो तो उससे आपको कैसा रिजल्ट मिलना है, रॉन्ग रिजल्ट मिलना है, राइट। अब जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले लें तो इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स भी होती है, आप गलती से उसको भी एक्सेस कर सकते हो धोखे से, राइट, और जब आप उसको एक्सेस करोगे तो कहीं ना कहीं आप उस फ्रॉडुलेंट का हिस्सा बन सकते हो, आपके साथ भी कुछ ना कुछ हो सकता है। लाइक आपके जैसे अभी हम वो केसेस देख रहे हैं बहुत सारे कि बैंक से आपका अमाउंट पूरा चला जाता है, लाइक कुछ हैकर्स होते हैं जो आपको क्या करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को हैक करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो जब इस तरीके के डेटा की हम बोल सकते हैं कि अनसर्टेनिटी की प्रॉब्लम आती है, सो वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वेरासिटी का, क्योंकि बिग अमाउंट में डेटा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, राइट। ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। नाउ अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, दैट इज वैल्यू। अब जहां पर बहुत बल्क में डेटा क्रिएट हो रहा है, कुछ अनसर्टेनिटी भी होती है, तो यहां पर जो है एक एडवांटेज भी होता है वैल्यू, कि बिग डेटा में कुछ ऐसे हिडन पैटर्न्स भी होते हैं जिनकी वैल्यू होती है, जिससे आप मनी क्रिएट कर सकते हो, दैट इज डेटा इनटू मनी। तो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले रहे हैं। अब सपोज कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हर ईयर का अपना जो प्रॉफिट है, जो सेल्स फिगर है, हर चीज वो अपलोड करते हैं, इंटरनेट सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, फाइन। तो अब इससे क्या हुआ, कैसे उनका डेटा वैल्यूएबल बना, सपोज उनको लास्ट 10 ईयर्स का सेल्स फिगर देखना है, ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स का उनको सारी चीजें डिस्कस करनी है एक रिपोर्ट के फॉर्म में, तो वो उस डेटा से एक्सेस कर सकते हैं। सो जिससे उन्हें क्या पता चलेगा कि 10 ईयर्स में कितना उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है, कितना लॉस है। सो यहाँ पर वो 10 ईयर्स का जो डेटा हुआ, जो उन्होंने अपलोड किया था, इंटरनेट सर्विसेज का यूज किया था, वो क्या हो गया, वो वैल्यूएबल हो गया ना। सो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि डेटा वैल्यूएबल भी होता है। बिग डेटा में कुछ ऐसे हिडन पैटर्न्स होते हैं जिससे हमें आइडेंटिफाई करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। सो बिग डेटा इज नॉट ओनली जस्ट अ बिग पाइल ऑफ डेटा बट ऑल्सो possess टू हैव हिडन पैटर्न्स एंड यूजफुल नॉलेज which can be high business value. Okay, but as there is a cost of investment of resources in processing big data, we should make preliminary inquiry to see the potential of big data in terms of value discovery, or else or our efforts could be in vain. ओके जैसा इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है, यहाँ पे बिग डेटा को आप इजीली एनालाइज भी कर सकते हो। ओके सो बिग डेटा को एनालाइज करना, ये जस्ट आपको एक ग्राफ के फॉर्मेट में बता रही है। सपोज 10 ईयर्स की सेल्स आपको देखनी है या 2 ईयर्स की आपको सेल्स देखनी है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ में, राइट। सो इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि बिग डेटा वैल्यूएबल भी होता है। सो हमने क्या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे यहाँ पर, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है, जिसमें फर्स्ट वॉल्यूम था। एक बार इन शॉर्ट इसको समझ लेते हैं। तो देखो डेटा कैसा होता है, वॉल्यूमिनस होता है, आपको शो हो रहा है इस डायग्राम में। यहाँ पर डेटा किस पोजीशन में होता है, डेटा एक रेस्ट पोजीशन में होता है। टेराबाइट से पेटाबाइट्स तक यहाँ पर डेटा क्रिएट होता है बिग डेटा की कैटेगरी में। वेलोसिटी बहुत लार्ज स्ट्रीमिंग के साथ में क्रिएट होता है यहाँ पर डेटा, मतलब जो रेट ऑफ क्रिएशन होता है, जनरेशन होता है डेटा का, वो हाई होता है। अब डेटा यहाँ होता है मोशन की स्टेट में, स्ट्रीमिंग डेटा इन मिलीसेकंड सेकंड्स टू रेस्पॉन्ड। ओके, और जो आपको रेस्पॉन्स में मिलता है वो भी मिलीसेकंड सेकंड्स में, नैनो सेकंड्स में मिलता है। क्लियर। वैरायटी की बात करें तो यहाँ देखो आपको अलग अलग फॉर्म्स में दिख रहा है डेटा।
ये मूविंग डेटा हुआ, वो डेटा एट रेस्ट हुआ वॉल्यूम के अंदर। वैरायटी में यहाँ पर आपको अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा दिख रहा है। अनस्ट्रक्चर्ड वे अब क्लियर है ना, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, हर एक फॉर्मेट में डेटा क्रिएट हो रहा है। सो डेटा इन मेनी फॉर्म्स, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, मल्टीमीडिया, टेक्सचुअल फॉर्मेट। ओके, वेरासिटी मतलब, वेरासिटी मैंने बताया डेटा इन डाउट, मतलब यहाँ पे कुछ सर्टेनिटी होती है, कुछ एम्बिग्यूटीज जनरेट होती है, इनकम्प्लीट डेटा मिलने के भी चांसेस होते हैं, जिसे हम वेरासिटी बोलते हैं। एंड लास्ट इज वैल्यू। वैल्यू आप सभी को अभी अच्छे से मैंने क्लियर किया कि डेटा जहां पे वेरासिटी होती है वहीं पर कुछ ना कुछ वैल्यूएबल डेटा मिलने के भी चांसेस होते हैं। नाउ डेटा एनालिटिक्स। अब डेटा एनालिटिक्स क्या हुआ? डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन with the aid of a specialized system and software। ये डेफिनेशन याद कर लो डेटा एनालिटिक्स की, बहुत अच्छे से लिखी हुई है, एग्जाम में भी आ सकती है, एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछ सकते हैं आपसे। अब जहां पे बिग डेटा इतने लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, अब उस बिग डेटा को एनालाइज करने की भी नीड होती है, ठीक है, जिससे आप एक कंक्लूजन पे निकलते हो। जैसे मैंने अभी बताया कि 10 इयर्स की सेल्स निकालनी है हमें, 10 इयर्स का सेल्स आपने देखा, एक ग्राफ बनाया, उसमें आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया उससे हमें ये समझ में आया कि किस ईयर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, कब लॉस हुआ, ये हमने एक कंक्लूजन तक हम पहुंचे। सो हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा को एनालाइज किया, 10 इयर्स के डेटा को एनालाइज किया बिग डेटा से, राइट। तो डेटा एनालिटिक्स का क्या हुआ, मेन रोल होता है बिग डेटा में। डेटा एनालिटिक्स वो प्रोसेस होती है जिसमें हम डेटा सेट को एग्जामिन करते हैं और ये पता करते हैं, एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर डेटा में से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। और आजकल यदि देखा जाए तो डेटा एनालिटिक्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। यदि आप यूट्यूब पे भी देखोगे ना, तो जब आप वीडियोस देखते हो तो वहां पे एक ऑप्शन आता है डेटा एनालिटिक्स का। आप ये पता कर सकते हो कि कितने यूजर्स ने आपकी वीडियोस को देखा है, कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, ठीक है, कौन सी क्लास के स्टूडेंट सबसे ज्यादा विजिट कर रहे हैं, मतलब आप हर तरीके से डेटा को वहां से एनालाइज कर सकते हो, राइट। सो डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स आर बीइंग पॉपुलर डे बाय डे। अब ये जो डेटा एनालिटिक्स की जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और डे बाय डे पॉपुलर होती जा रही है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड सिस्टम, एडवांस सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड इन कमर्शियल इंडस्ट्रीज टू इनेबल ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन। सबसे ज्यादा जो यूज किया जा रहा है डेटा एनालिटिक्स का, वो साइंटिफिक पर्पस से यूज किया जा रहा है, इंजीनियर्स यूज कर रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने के लिए भी इसका सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। ओके, तो डेटा एनालिसिस क्या हो गया, अलग अलग टाइप के डेटा से आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप गेन कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ओके, सो उसी को कहते हैं डेटा एनालिटिक्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज नाउ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT जिसे कहा गया है, ठीक है। सो देखो, इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1990 से। 1990 से आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो और आज इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में इंटरनेट का यूज किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पूरी इंटरनेट पर बेस्ड है। अब इंटरनेट एक्चुअली होता क्या है, इंटरनेट में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो एक नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। अब हम बात करें कंप्यूटर्स की, क्या सिर्फ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं? नहीं, आजकल आप कंप्यूटर्स के साथ साथ अपने लैपटॉप को, मोबाइल फोन को, स्मार्ट वॉच को, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उन्हें कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट में और साथ ही उनका यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इंटरनेट की बहुत सारी सर्विसेज है जिनका हम यूज करते हैं। सो द टर्म कंप्यूटर नेटवर्क दैट वी कॉमनली यूज इन द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, सच अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर और अ पोर्टेबल डिवाइस लाइक टैबलेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच एक्सेट्रा कनेक्टेड थ्रू वायर और वायरलेस। मतलब ये सारे डिवाइसेस जो हैं इनको आप आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हो, इनका यूज कर सकते हो इंटरनेट की सर्विसेज का। इन डिवाइसेस के थ्रू जो नेटवर्क में कनेक्टेड है उन्हें एक्सेस कर सकते हो, वायर्ड के साथ भी या वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ भी, ठीक है। तो वायर्ड और वायरलेस टेक्नोलॉजी आप सभी को पता है। वायरलेस की बात करें तो हम वाईफाई यूज कर सकते हैं, ठीक है, ब्लूटूथ होता है वायरलेस टेक्नोलॉजी में। और वायर्ड की बात करें तो यहाँ पर केबल्स होती है, ईथरनेट केबल, लैन केबल, जिसकी मदद से आप नेटवर्क को एक्सेस करते हो, ठीक है। सो वी कैन कम्युनिकेट बिटवीन दिस डिवाइसेस यूजिंग इंटरनेट और अ लैन। इंटरनेट और लैन का यूज करके आप क्या करते हो, इन सारे डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हो। बट व्हाट अबाउट, क्या आपने सोचा है कि स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन सारे डिवाइसेस को तो हम इजीली कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये तो इंटरनेट की थिंग्स हैं ही, लेकिन हमारे आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, क्या हम उन्हें इंटरनेट में कनेक्ट कर सकते हैं? सो नाउ इमेजिन व्हाट इफ आवर बल्ब, फैन एंड रेफ्रिजरेटर ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क। इस नेटवर्क में यदि आपने बल्ब को, फैन को, रेफ्रिजरेटर को या जो भी आपके आसपास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उन्हें यदि आपने कनेक्ट करा तो क्या होने वाला है? हाउ विल दे कम्युनिकेट, वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, एंड व्हाट विल दे कम्युनिकेट, और ये क्या कम्युनिकेट करेंगे?
इट मीन्स कि सपोज आपने रेफ्रिजरेटर को, बल्ब को और फैन को कम्युनिकेट करवा लिया, ठीक है, आपने कनेक्ट कर लिया नेटवर्क में। सो क्या हो जाने वाला है, फैन को आप ऑटोमेटिकली अपने मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हो। इन सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को आप अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, पीसी से कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हो। ऑटोमेटिकली ये ऑन हो सकते हैं, ऑफ हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग फैन की स्पीड स्लो और फास्ट कर सकते हो, राइट। सो बल्ब को स्टार्ट करना है, बल्ब को ऑन करना है, ऑफ करना है, कलर चेंज करना है, जो आपको करना है आप इनके साथ कम्युनिकेट करवा सकते हो जब इनको आप नेटवर्क में कनेक्ट करते हो तब। ओके, सो ये क्या है, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी जा रही है जिसमें हम इंटरनेट को पढ़ रहे हैं। तो इंटरनेट आजकल इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है कि हम जो इमर्जिंग ट्रेंड पढ़ रहे हैं ना चैप्टर, इसमें ये ट्रेंड में आ चुके हैं कि आजकल आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को क्या कर सकते हो, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो और उसको ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करवा सकते हो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। Okay, so think about the advantages and tasks that can be accomplished if all the devices with smart connectivity features are able to communicate amongst themselves and we are also able to communicate with them using computers or smartphones. So ये जो डिवाइसेस है ये क्या करने वाले हैं, ये स्मार्ट बन जाने वाले हैं, ठीक है। कैसे, जब आप इनको इंटरनेट का यूज करके कनेक्ट करोगे और कम्युनिकेट करवाओगे। ओके, सो द इंटरनेट ऑफ थिंग्स is a network of devices that have an embedded hardware and software to communicate, that can connect or exchange data with other devices on the same network. So internet of things की डेफिनेशन आएगी तो अब आपको ये डेफिनेशन लिख कर आना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप डिवाइसेस को एक नेटवर्क में कनेक्ट करते हो, है ना, दैट हैव एन एम्बेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिनके खुद के एम्बेडेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनकी मदद से वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट होते हैं, डेटा को एक्सचेंज करते हैं विद द अदर डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क। सो ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है, लिख कर आ सकते हो आराम से। सो एट प्रेजेंट यदि देखा जाए तो अपने आसपास, अपने घरों में भी देखा होगा, मेनी डिवाइसेस हैव एडवांस्ड हार्डवेयर, माइक्रो कंट्रोलर्स एंड द सॉफ्टवेयर्स। तो कैसे ये सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगे, क्या इनमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का यूज होगा, कैसे एम्बेड किया जाएगा, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्यों, क्योंकि आजकल इनमें ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे माइक्रो कंट्रोलर्स लगे होते हैं जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, जिसकी मदद से ये कनेक्ट होते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं, और कम ह्यूमन इंटरवेंशन का यूज करके आप इनको एक्सेस कर सकते हो, ऑटोमेटिकली इनको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम फैन, लाइट, रेफ्रिजरेटर की ही बात कर रहे हैं, आप एसी, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं जो जिसमें एम्बेडेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनमें माइक्रो कंट्रोलर्स होता है, जो इस इमर्जिंग ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो ट्रेंड में आते चले जा रहे हैं, उन सभी डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स और वेब ऑफ थिंग्स, इनमें क्या डिफरेंस है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में तीन चीजें आपको पढ़नी है, वेब ऑफ थिंग्स, सेंसर्स एंड स्मार्ट सिटीज, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स और वेब ऑफ थिंग्स, यहाँ पे बच्चों को बहुत डाउट क्लियर होता है कि वेब ऑफ थिंग्स क्या हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या हुआ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो अच्छे से समझ में आ गया, आईओटी, कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको यदि आपको इंटरनेट में एक्सेस करना है, इंटरनेट की मदद से कनेक्ट करवाना है और उनकी सर्विसेज को एक्सेस करना है ऑटोमेटिकली बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, सो हम उसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। बट व्हाट अबाउट वेब ऑफ थिंग्स, तो वेब ऑफ थिंग्स का क्या मतलब हुआ। वेब ऑफ थिंग्स, इट मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जिन्हें आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से कनेक्ट तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आप डिवाइस को कनेक्ट करने वाले हो, उन डिवाइस का अलग अलग सॉफ्टवेयर आपको अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी में इंस्टॉल करना होगा, तब आप उस डिवाइस को वर्क करवा सकते हो, कम्युनिकेट करवा सकते हो इंटरनेट की मदद से। जैसे यदि हम बात करते हैं एसी की, तो एसी वोल्टास का है, तो वोल्टास की ऐप आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करनी पड़ेगी, है ना। या हम किसी बल्ब की बात करते हैं तो बल्ब फिलिप्स का है, तो फिलिप्स की ऐप आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब आप ऐसे अपने स्मार्ट वॉच, एसी, बल्ब, माइक्रोवेव ओवन, जितने भी डिवाइसेस है सबको कनेक्ट कर लोगे और सबकी एप्स अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लोगे, तो ये कितना पैनिक हो जाने वाला है, राइट। इससे आप परेशान भी हो जाओगे, है ना। सो व्हाट अबाउट कि यदि इन सभी एप्लीकेशंस का एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर हमें मिल जाए, एक ही सॉफ्टवेयर हमें ऐसा मिले, एक ही एप्लीकेशन ऐसी मिले जिसकी मदद से सारे डिवाइसेस कंट्रोल हो जाए, तो क्या होगा, तो कितना मजा आने वाला है। बस इसी को कहते हैं वेब ऑफ थिंग्स। वेब ऑफ थिंग्स, यहाँ पे वेब का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब से है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है आपका, वेब क्या है, एक ऐसा
हाई हम बोल सकते हैं हाई कॉन्फ़िगरेशन का सॉफ्टवेयर या सिस्टम होता है जो यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो यहाँ पे हम उसी मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं जो एक इंटीग्रेटेड वे में सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कनेक्ट करवा सकता है, कम्युनिकेट करवा सकता है ना। सो यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब हुआ कि आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो, सबके लिए अलग अलग एप्स का यूज कर रहे हो। बट वेब ऑफ थिंग्स का क्या मतलब हुआ कि इन सारी अलग अलग एप्स को एक इंटीग्रेटेड वे में यूज करना है, आपको एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, एप्लीकेशन के फॉर्म में एक्सेस करना है, तो हम वेब ऑफ थिंग्स का यूज करते हैं। ठीक है, सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स अलाउज अस टू इंटरैक्ट विद डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू इंटरनेट with the help of smartphones or computers, thus creating a personal network. But to interact with n number of different devices, we need n different apps. ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का काम हुआ। यदि n डिफरेंट जो भी डिवाइसेज हैं उनको यदि आपको इंटरनेट में कनेक्ट करना है तो आपको n डिफरेंट एप्स का यूज करना है, सॉफ्टवेयर्स का यूज करना है। वुडंट बी कन्वीनियंट टू हैव एन इंटरफेस टू कनेक्ट ऑल दिस डिवाइसेस? क्या ऐसा कोई इंटरफेस नहीं है जो इन सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करे और एक ही ऐप का हमें यूज करना पड़े? सो यस, इट इज पॉसिबल। द वेब इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड एज अ सिस्टम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो यहाँ पे वेब को यूज किया जाता है। So will it possible to use the web in such a way that all things can communicate with each other in the most efficient manner by integrating them together? So web of things allow the use of web services to connect anything in the physical world besides human identities on web. तो web of things की जब definition आएगी तो आपको यही लिखकर आना है और अब आपको ये डेफिनेशन भी अच्छे से क्लियर है। सो इट विल पेव वे फॉर क्रिएटिंग स्मार्टफोन्स, स्मार्ट ऑफिसेस, स्मार्ट सिटीज एंड सो ऑन। सो इमर्जिंग ट्रेंड में आपने स्मार्ट सिटी का नाम सुना है, स्मार्ट होम सुना होगा, है ना, स्मार्ट ऑफिसेस सुना होगा। सो ये किस पर बेस्ड है? ये इमर्जिंग ट्रेंड के वेब ऑफ थिंग्स टॉपिक पर ही बेस्ड है। यहाँ पर जितनी भी थिंग्स है स्मार्ट ऑफिस में, होम में, स्मार्ट बिल्डिंग है, स्मार्ट सिटी में, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं स्मार्ट होती चली जा रही हैं क्योंकि आप उसे इंटरनेट टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर पा रहे हो और उसमें जो भी चीजें हैं उनके साथ आप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन का यूज करके कम्युनिकेट कर पा रहे हो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आई ना कि स्मार्ट होम, स्मार्ट ऑफिस, स्मार्ट सिटी किसके एग्जांपल हो गए? आपके वेब ऑफ थिंग्स के एग्जांपल हो गए। ओके, अब यहाँ पे एक डायग्राम से आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। यदि एग्जाम में डिफरेंस आता है कि आईओटी और डब्ल्यूओटी पर डिफरेंस लिखो, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर बनता है, 2 मार्क्स में पूछेंगे आपसे या 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। तो आप क्या डिफरेंस लिखकर आने वाले हो? जैसे कि मैंने बताया, एक तो इनका डेफिनेशन हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एप्स होती है ना, और उन एप्स को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, तब आप सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो लैपटॉप, पीसी का यूज करके। बट वेब ऑफ थिंग्स में इन सारी एप्स का एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मिलता है हमें। ठीक है, एग्जांपल भी बता सकते हो आप, राइट। अब इस डायग्राम से आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है। देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यहाँ पे आपको डिफरेंट गैजेट्स दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कैलकुलेटर दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, ओके, और इन सारे जो डिवाइसेज है इनके अलग अलग सॉफ्टवेयर है, ये आपको सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, ठीक है, और इन सॉफ्टवेयर को आपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आई हेट माई लाइफ। देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सारे सॉफ्टवेयर्स को आपने इंस्टॉल कर लिया। इसका बेस्ट एग्जांपल हम सीसीटीवी कैमरा ले लेते हैं। देखो, सीसीटीवी कैमरा का भी एक अपना ऐप होगा, उसको भी इंस्टॉल करना पड़ जाएगा। ओके, बट व्हाट अबाउट यदि हम वेब ऑफ थिंग्स की बात करें तो ये इजी है बहुत। कैसे इजी है? क्योंकि ये जो सारे डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर्स हैं इन सबको इन्होंने एक वेब में, एक इंटरनेट में, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटीग्रेट कर लिया और फिर उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो सीसीटीवी कैमरास है, लाइट लैंप है, हीटिंग, कूलिंग, एयर कंडीशनर है, इन सब के सॉफ्टवेयर्स को उन्होंने एक इंटीग्रेटेड वेब के थ्रू, एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर में कलेक्ट किया है और उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप क्या कर रहे हो? एक्सेस कर पा रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड वेब ऑफ थिंग्स। ओके, सो वेब ऑफ थिंग्स ने क्या करा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स को एक्सेस करना ईजी कर दिया। ओके, नाउ सेंसर्स। अब सेंसर्स क्या होते हैं? सेंसर्स के बारे में आप सभी ने अच्छे से सुना है। आप अपने स्कूल में प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हो, उसमें भी सेंसर्स का यूज करते हो। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सेंसर्स पर ही बेस्ड होते हैं। या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल ले तो अपने मोबाइल फोन का, स्मार्टफोन्स का। आप सभी ने देखा स्मार्टफोन्स में भी बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं एक्टिविटीज को सर्टेन। जैसे कि आपका जो स्क्रीन है वो स्क्रीन ऑटोमेटिकली रोटेट होता है। ऑटोमेटिकली रोटेट मतलब वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, ऑटोमेटिकली कोई भी पिक्चर या वीडियो आप देख रहे हो तो वो रोटेट होती है, राइट। ऑटोमेटिकली आपका फोन ऑन और ऑफ हो जाता है। जब आपने फोन को इस तरीके से डाउन रखा तो क्या हो गया? वो ऑफ हो गया, और जब आपने फोन को सीधा किया तो वो ऑन हो गया। सो ये चीजें कैसे हो रही है? ये सेंसर्स ही कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली यदि कोई एक्टिविटी हो रही है
तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो सेंसर्स डिटेक्ट कर रहे हैं। तो सेंसर्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इमर्जिंग ट्रेंड वाले इस चैप्टर में सेंसर्स का अपना ही एक मीनिंग है। ये जो स्मार्ट सिटीज़ वगैरह जो बन रही है, स्मार्ट बिल्डिंग की जिसकी अभी हमने बात करी है वेब ऑफ थिंग्स में, वो बेस्ड है सेंसर्स पर ही। Okay, so what happens when you hold your mobile vertically or horizontally? The display also changes to vertical or horizontal with respect to the way we hold our mobile. अब इसके लिए कौन responsible है? Sensors. कैसे? This is possible with the help of two sensors, namely accelerometer and gyroscope. एसिलोरोमीटर और गायरोस्कोप ये दो टाइप के सेंसर्स है जिनकी मदद से आपका जो मोबाइल फोन का जो स्क्रीन होता है ना, जो डिस्प्ले होता है वो रोटेट होता है ऑटोमेटिकली। ओके, द एसिलोरोमीटर सेंसर क्या करता है? इन द मोबाइल फोन डिटेक्ट्स द ओरिएंटेशन ऑफ द फोन, ये फोन का ओरिएंटेशन डिटेक्ट करता है। और गायरोस्कोप क्या करता है? दिस सेंसर ट्रैक रोटेशन और ट्विस्ट ऑफ योर हैंड एंड ऐड टू द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एसिलोरोमीटर। आपका जो हैंड है, आपने किस तरीके से मोबाइल फोन को पकड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी पोजीशन को, उसके रोटेशन को ट्रैक करता है और ट्रैक करने के बाद एसिलोरोमीटर सेंसर तक इस इंफॉर्मेशन को सप्लाई करता है। देन उसका जो फोन का ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेट होता है। तो इस बात से आपको क्या समझ में आया, इस एग्जांपल से आपको क्या समझ में आया कि सेंसर्स ऑटोमेटिकली कैसे वर्क करते हैं? कुछ इनपुट उन्हें मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके, और वो एक्शन ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। सो सेंसर्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग एलिमेंट्स इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। आपने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में हमने देखा, जैसे अभी हमने मोबाइल फोन में देखा कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना, उन्हें मॉनिटर करने के लिए बेसिकली यूज किए जाते हैं। अब डिफरेंट टाइप के सेंसर्स होते हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, है ना, IR सेंसर्स हो गया, और भी बहुत सारे सेंसर्स होते हैं मोबाइल फोन्स में। जैसे टेम्परेचर के लिए एक सेंसर लगा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सेंसर्स का काम बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप मोबाइल फोन से भी अलग अलग डिवाइसेस को क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो बाय यूजिंग सेंसर्स। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप मोबाइल फोन से अप्लायंसेस को, लाइट को, कैमरास को, CCTV कैमरास को, ऑब्जेक्ट्स को, कार को, इन सारी चीजों को क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। इन सभी में कहीं ना कोई से सेंसर्स लगे होते हैं। Okay, so the evolution of smart electronic sensors is contributing in large way to the evolution of IoT. It will lead to creation of new sensor-based intelligent system. सो IoT और WOT की मदद से हम क्या कर रहे हैं? एक न्यू इंटेलिजेंट सिस्टम को डेवलप कर पा रहे हैं जिसमें सेंसर्स का यूज किया जा रहा है, और वो डिवाइस क्या कहलाते हैं? स्मार्ट डिवाइसेस कहलाते हैं। सो स्मार्ट सेंसर इज अ डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट। स्मार्ट सेंसर क्या हुआ? जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट से इनपुट ले रहा है एंड यूजेस बिल्ट इन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज टू परफॉर्म प्री डिफाइंड फंक्शंस अपॉन डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इनपुट एंड प्रोसेस डेटा बिफोर पासिंग इट ऑन। सो स्मार्ट सेंसर भी अच्छे से क्लियर हुआ। अब इसका यदि हम एग्जांपल ले स्मार्ट सेंसर का, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल रोबोटिक्स है ना। जो रोबोट्स में आप जो सेंसर्स लगाते हो, जो सारी चीजों को डिटेक्ट कर लेता है, वो क्या हो गया? वो आपका सेंसर्स का बेस्ट एग्जांपल हुआ, ठीक है। या फिर हम बात करें ड्रोन्स की, तो ड्रोन्स में भी सेंसर्स लगे होते हैं, है ना, कैमरास लगे होते हैं, GPS ट्रैकर लगा होता है जो सारी चीजों को डिटेक्ट करता है, पिक्चर्स को क्लिक करता है। जहां पे जनरली हम नहीं पहुंच पा रहे, वहां ड्रोन पहुंच जाता है और सारी चीजों को क्लिक करके वहां की हर एक चीज को कैप्चर करके आप तक पहुंचाता है। ओके, सो किसकी मदद से? वो भी आप बोल सकते हो कि सेंसर्स के बिहाफ पर ही ये सारी चीजें होती हैं ना। स्मार्ट सिटीज इज द नेक्स्ट एमर्जिंग ट्रेंड। अब स्मार्ट सिटीज के बारे में क्या बताऊं, सबको बहुत अच्छे से पता है। हम जिस सिटी में रह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट होने ही वाली है, राइट। कुछ सिटीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी स्मार्ट सिटी बन चुकी हैं, जिसमें आपने क्या देखा है? स्मार्ट सिटी में एक्चुअली हम ये देख रहे हैं कि जो भी हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, हम किसी हॉस्पिटल की बात करें, किसी बिल्डिंग की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, लाइब्रेरीज की बात करें, स्कूल की बात करें, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, रोड वगैरह की बात करते हो आप, स्ट्रीट लाइट की बात करते हो, वो सभी चीजें जो है स्मार्ट होती चली जा रही हैं। स्मार्ट का मतलब कि इनमें सेंसर्स यूज हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजिकल चीजें यूज हो रही है जिनकी मदद से, कम ह्यूमन इंटरवेंशन की मदद से, इन सारी चीजों को आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से यूज कर पा रहे हो, उनकी सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहे हो। Okay, so with rapid urbanization, the load on our cities is increasing day by day, and there are challenges in management of resources like land, water, waste, air pollution, health and sanitation, traffic congestions, public safety and security, besides the overall city infrastructures including road, rail, bridge, electricity, subways, disaster management, sports facilities, etc. देखो ये सारे challenges हैं
है ना, मतलब अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो पहले यदि देखा जाए तो आजकल जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, पहले तो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे, यदि हम ट्रेडिशनल टाइम की बात करें तो हमें सारे रिसोर्सेज प्रॉपर मिलते थे, कम पॉल्यूशन होता था, है ना, कम चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। लेकिन जैसे अब अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, डे टू डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो रिसोर्सेस है वो हमारे लिए क्या बोल सकते हैं हम, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, रिसोर्सेस कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होते चले जा रहे हैं, रिड्यूस होते चले जा रहे हैं। अब इन रिसोर्सेस को बचाना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखते हो आपके एयर पोल्यूशन, हेल्थ सैनिटाइजेशन, ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस हम डे बाय डे फेस कर रहे हैं। ठीक है, सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ब्रिज दिन पे दिन जो भी है उनकी कंडीशन यदि डाउन होती जा रही है तो ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट्स जैसी चीजें बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी, सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम डे बाय डे फेस करते जा रहे हैं, राइट। तो इनको ही कम करने के लिए, इन्हीं को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली स्मार्ट सिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और इसे इमर्जिंग ट्रेंड में रखा गया है। सो ये आपको नीड समझ में आनी चाहिए कि स्मार्ट सिटी को क्यों लेकर आए। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट यही था कि जो भी चैलेंजेस हम जो फेस करें, जो यहाँ लिखे हुए सारे चैलेंजेस, इनको ओवरकम करने के लिए स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट लाया गया है और गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए स्मार्ट सिटीज के लिए भी। ठीक है, तो अब स्मार्ट सिटी में बेसिकली डेफिनेशन आ गई, तो क्या लिखकर आने वाले हो, ये आइडिया क्या है। द आइडिया ऑफ स्मार्ट सिटी मेक्स यूज ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी along with IoT and WOT to manage and distribute resources efficiently। तो बेसिकली इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हम कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिसकी मदद से IoT WOT टेक्नोलॉजी की मदद से आप क्या कर रहे हो, सिटीज में जितने भी रिसोर्सेस हैं, लैंड, बिल्डिंग वगैरह, जो भी अभी हमने देखा चैलेंजेस, आप उसको ओवरकम कर सकते हो। ओके, और जो भी रिसोर्सेज है उन्हें इफिशिएंटली यूज कर सकते हो। सो इट इंक्लूड्स स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट ब्रिजेस, स्मार्ट टनल एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। सो स्मार्ट बिल्डिंग की यदि बात करें तो यहाँ पे हम स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम की भी बात कर सकते हैं। आपके आसपास जितने भी डिवाइसेज हैं, यदि उनमें आप माइक्रो कंट्रोलर्स और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एम्बेड करके IoT टेक्नोलॉजी, WOT टेक्नोलॉजी का यूज करो तो आप उन्हें स्मार्ट बना सकते हो, है ना। दे वर्क ऑटोमेटिकली। आपने बोला या आपने अपने मोबाइल फोन में कुछ एप्स को इंस्टॉल किया, जैसे रिमोट XY ऐप होती है, ब्लिंक ऐप होती है, जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, डिवाइसेस को स्मार्ट कर सकते हो। आप अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर लो उनको इंटरनेट का यूज करके, और यदि आपने अपने मोबाइल फोन से उन्हें ऑपरेट किया, ऑन किया, ऑफ किया, तो दे ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ एंड वर्क टुगेदर एंड कम्युनिकेट टू ईच अदर। इसी तरीके से स्मार्ट ब्रिज की बात करें तो स्मार्ट ब्रिज में भी आपने देखा होगा कि ब्रिज से रिलेटेड भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। हो सकता है ब्रिज में कुछ नट बोल्ट लूज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ब्रिज टूट जाता है और बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये इस सेंसर्स लगा दिए जाए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि यदि कोई भी ऐसी हैपनिंग होती है तो उसके पहले क्या हो जाए, हमें स्मार्ट डिवाइसेस के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि हम उसको रोक सके। Okay, so smart bridge uses wireless sensors to detect any loose bolt, cable or crack. It alerts concerned authorities through SMS. यदि ऐसा कुछ भी होता है इस तरीके का, या तो बोल्ट लूज हुआ या केबल या कुछ क्रेक हुआ है, तो पहले ही उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो इसके लिए स्मार्ट ब्रिजेस बनाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे वायरलेस सेंसर्स लगाए जाते हैं, जो सेंसर्स इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज है उसको डिटेक्ट करते हैं, और जो वहाँ की अथॉरिटीज है, जो कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट किया गया है इससे, वहां तक SMS अलर्ट भेजते हैं ताकि ये चीजों को पहले से सॉल्व कर दिया जाए। स्मार्ट टनल की बात करें तो टनल सभी ने देखी, अब वो स्मार्ट कैसे हुए, यहाँ भी वायरलेस सेंसर्स का यूज किया गया है टू डिटेक्ट एनी लीकेज और कंजेशन इन द टनल। मतलब टनल में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया है, कुछ लीकेज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन पहले से मिल जाए, SMS अलर्ट के फॉर्म में मिल जाए, जो अथॉरिटीज है उन तक पहुंच जाए और उस चीजों को सॉल्व किया जा सके। ओके, सो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट एज वायरलेस सिग्नल्स अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ सेंसर्स नोड्स टू अ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर टू अ फर्दर एनालिसिस के लिए फर्दर ये सेंट्रलाइज्ड जो कंप्यूटर है जो इन्हें ऑपरेट कर रहा है वहां तक पहुंचे और फिर इसके लिए फर्दर एक्शन लिए जाए। सो एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ इन अ सिटी लाइक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, पावर प्लांट्स, वाटर सप्लाई नेटवर्क्स, वेस्ट मैनेजमेंट, लॉ एनफोर्समेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स एंड अदर कम्युनिटी सर्विसेज वर्क इन यूनिसन टू ऑप्टिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ सिटी ऑपरेशंस एंड सर्विसेज। तो हर जगह यदि आप देखो, चाहे आप स्कूल्स में देखो,
आप लाइब्रेरीज में देखो, हॉस्पिटल्स में देखो, वहाँ पे स्मार्ट डिवाइसेस का यूज किया जा रहा है, वहाँ पे स्मार्ट तरीके से हर चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। अब वेस्ट मैनेजमेंट की यदि बात कर ले तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी आजकल आप देखते हो ना किस तरीके से सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं, किस तरीके से इसे भी इफेक्टिव बनाया जा रहा है, स्मार्ट तरीके से यूज किया जा रहा है। ओके, सो ये सारी चीजें आपकी किस पर बेस्ड हो गई है, ये स्मार्ट सिटी के अंदर आ गई। अब क्या लिख कर आना है स्मार्ट सिटी में, अच्छे से क्लियर है। सो यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले टॉपिक में आपको 3 चीजें मोस्टली एक्सप्लेन करके आनी, जिसमें वेब ऑफ थिंग्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, सेंसर्स है और स्मार्ट सिटी है। अब इसके बारे में ऐसा जरूरी नहीं है जो यहाँ लिखा हुआ है ना वही आपको लिख कर आना है। अब इतना आपको नॉलेज आ गया है कि आपको इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या लिखना है, बस टू द पॉइंट वैल्यूज को लिख कर आना है। ओके, नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हुआ? अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड है ये रिलेटेड है इंटरनेट की सर्विसेज से। ओके, सो यहाँ पे आपको इस वर्ड को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि ये कैसा वर्ड है, क्या होने वाला है इसमें, क्या नई टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो इंटरनेट को आप समझते हो, इंटरनेट की जो सर्विसेज आप डे टू डे यूज कर रहे हो अपनी लाइफ में, वही बेसिकली जो सर्विस आपको मिल रही है वही सर्विसेज यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़नी है। सो इंटरनेट जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, उसी को हम कहते हैं क्लाउड। और क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन मोटिव है कि यूजर्स तक सर्विसेज को डिलीवर करना। Okay, so cloud computing is an emerging trend in the field of information technology where computer-based services are delivered over the internet or the cloud. For the case of their accessibility from anywhere using any smart device, the services comprises software, hardware, databases, storage, etc. अब इन सर्विसेज में क्या हो सकता है? कोई हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, डिफरेंट सर्वर सिस्टम्स भी हो सकते हैं, या कोई डेटाबेस भी हो सकता है। तो जिन सर्विसेज को आप यूज कर रहे हो इंटरनेट की, है ना, तो वो जहां से आपको मिल रही है, जिस जगह से मिल रही है, उसी को बेसिकली क्लाउड कहा गया है। ठीक है, डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये चीज अच्छे से समझ में आई। सो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग में हम किसे एक्सेस कर रहे हैं? सर्वर को, स्टोरेज को, मोबाइल फोन्स, एप्लीकेशंस, डेटाबेसेस को आप एक्सेस कर पा रहे हो बाय यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। So these resources are provided by companies called cloud service providers, जैसे कि Amazon, Google, ये जो कंपनीज है, ये जो आपको स्पेस प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। जब आपके पास बल्क में डेटा होता है, यदि बैकअप लेना होता है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं है बैकअप लेने के लिए, तो आप ऑनलाइन अपने डेटा को मैनेज कर सकते हो। सो Amazon, Google, Reddit वगैरह ये सब क्या है? ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, कुछ हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, स्टोरेज की, डेटाबेस वगैरह की, एंड यूजुअली चार्ज एज पे पर यूज बेसिस। अब यहाँ पे आपको एक मिनिमल अमाउंट भी पे करना पड़ता है बदले में सर्विसेज के, लाइक द वे वी पे फॉर इलेक्ट्रिक यूजेस। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से जब हम ऑनलाइन रहकर क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हैं या फिर आप क्लाउड पर जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनका यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक मिनिमल अमाउंट पे करना होता है। वी ऑलरेडी यूज क्लाउड सर्विसेज वाइल स्टोरिंग आवर पिक्चर्स एंड फाइल्स एज बैकअप ऑन इंटरनेट और होस्ट वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। देखो ये हो गए इसके एग्जांपल्स, जैसे कि आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हो ना, अपने पिक्चर्स को स्टोर करते हो, इमेजेस को स्टोर करते हो, आपका मोबाइल फोन्स में बहुत सारे पिक्चर्स स्टोर है। अब आप चाहते हो कि इनको बैकअप लेके रख लिया जाए, इनको स्टोर कर दिया जाए, तो कहाँ स्टोर करते हो? गूगल ड्राइव पे स्टोर कर देते हो। तो गूगल का यूज कर रहे हो आप, गूगल ड्राइव का यूज कर रहे हो एज अ बैकअप फॉर योर पिक्चर्स, या आपके डॉक्स वगैरह को आप स्टोर कर देते हो। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से जब आप कोई वेबसाइट अपने कंप्यूटर सिस्टम पे बनाते हो तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए लिमिटेड होती है, लेकिन जब आप उसे पब्लिक करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट को सभी देखें, तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट पर, क्लाउड पर एक स्पेस को परचेज करते हैं अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, अपनी वेबसाइट को लाइव रखने के लिए, ताकि सब पब्लिक उसको देख सके, इजीली एक्सेस कर पाए। राइट, तो ये भी क्या हुआ, ये भी क्लाउड सर्विस का ही एक एग्जांपल हुआ कि यहाँ पे आप ऑनलाइन इंटरनेट पर, सर्वर पर एक स्पेस को परचेज कर रहे हो जहां पे आपकी वेबसाइट होस्ट हो सके। ओके, सो दो क्लाउड कंप्यूटिंग user can run bigger applications or process a large amount of data without having a required storage or processing power on their personal computer as long as they are connected to the internet। बस आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है और आपके पास में कोई दूसरे डिवाइसेस हो या ना हो, मतलब यदि आपके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी की हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क हो या नहीं हो, है ना, तो फिर भी आप अपने लार्ज डेटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को या बिगर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को क्या कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो, प्रोसेस करवा सकते हो बाय यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। क्योंकि यहाँ पे आपको लार्ज स्टोरेज भी मिलेगा, लार्ज प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप अपने डेटा को प्रोसेस कर सकते हो, डेटा को स्टोर करवा सकते हो।
सो क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छे से समझ में आया, इसके लिए डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। सो क्लाउड सर्विसेज जो होती हैं, जो मैंने आपको बताई अभी कि हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, अपने पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हो, आप स्टोर करके रख सकते हो, बैकअप ले सकते हो। सो ये सब चीजें कैसे मिल रही है आपको? ये आपको मिल रही है क्लाउड सर्विसेज के थ्रू। तो यहाँ पर क्लाउड सर्विसेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड द क्लाउड इज टू इंटरप्रेट एवरीथिंग एज अ सर्विस। यदि आपको क्लाउड को समझना है तो क्लाउड का मतलब बेसिकली इंटरनेट की सर्विसेज है जिनको आप एक्सेस कर पा रहे हो। अ सर्विस corresponds to any facility provided by the cloud. So there are 3 standard models to categorize different computing services delivered through cloud. तो यहाँ पे क्लाउड के थ्रू जो आप सर्विसेज एक्सेस कर पा रहे हैं उसको यहाँ पर 3 कैटेगरी में रखा हुआ है। वो 3 कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आती है कि ये 3 कैटेगरी क्या है, इनके क्या फुल फॉर्म्स है। बेसिकली इनके फुल फॉर्म्स भी वन वर्ड्स वगैरह में एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे देखो आप 3 जो कैटेगरी है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज की, वो है SaaS, that is software as a service, PaaS, that is प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, IaaS, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों सर्विसेज आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में मिलती हैं। मतलब इंटरनेट पे जो सर्वर्स होते हैं, हाई पावर के जो कॉन्फ़िगरेशन वाले सर्वर्स होते हैं, वो आपको सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनके लिए आपको कुछ मिनिमल कॉस्ट पे करनी होती है। ओके, अब इन तीनों सर्विसेज को जान लेते हैं क्या होता है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, दैट इज IaaS। याद रखना, आई का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि सपोज आपको क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर्म करनी है। अब उसमें आपको 10 to 50 कंप्यूटर्स रखने हैं। सपोज एक इनिशियल लेवल से हम स्टार्ट करें तो 10 से 50 कंप्यूटर्स की नीड है एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने के लिए। अब आपको क्या करना है, उन कंपनीज में सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर्स की नीड होगी, आपको कुछ स्पेशल हार्डवेयर की भी नीड हो सकती है, लाइक प्रिंटर, स्कैनर या और भी कुछ एक्स्ट्रा हार्डवेयर की नीड होगी। हाई पावर के कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर सिस्टम्स चाहिए होंगे। ठीक है, सो आप कहीं ना कहीं एक बड़ी मनी यहाँ पर लगाने वाले हो, एक बिग अमाउंट लगाने वाले हो इन पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, राइट। तो क्या होगा यदि आप क्लाउड से इन सर्विसेज को एक्सेस कर लो एक मिनिमल अमाउंट में, तो आपका ये बिग अमाउंट बच जाएगा। कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन सारी चीजों को एक्सेस कर पाओगे, आपको हाई सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको वो सारे डिवाइसेस मिल जाएंगे हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले। सो इसी को बेसिकली कहा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, मतलब आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर तक मिल सकता है। Okay, so IaaS providers can offer different kind of computing infrastructure such as servers, virtual machines, storage, बैकअप फैसिलिटीज, नेटवर्क कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एनी अदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखो आप ये सारी चीजों को एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर, एज अ सर्विस एक्सेस कर सकते हो। क्या क्या एक्सेस कर सकते हो? सर्वर, वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज, बैकअप फैसिलिटी, नेटवर्क कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एनी अदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। क्लियर? सो यूजिंग IaaS from the cloud, a user can use the hardware infrastructure located at remote location to configure, deploy and execute any सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन दैट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ऐसा नहीं है कि वो आपको पर्टिकुलर हार्डवेयर ही मिलने वाला है, वो हार्डवेयर आपको अवेलेबल होगा रिमोटली, मतलब आपको ऑनलाइन रहकर वो हार्डवेयर को एक्सेस करना है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको एक्सेस करना है, उनका यूज करके अपने काम को सक्सेस करना है। समझ में आई मेरी बात अच्छे से कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या हुआ? यहाँ पे आपको ये सारे डिवाइसेस मिल सकते हैं। ठीक है, इन डिवाइसेस को आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। ओके, और अपने जो भी वर्क है उसको सक्सेस कर सकते हो। नाउ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मतलब प्लेटफॉर्म समझ रहे हो? प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ? सपोज आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। ठीक है, आप बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। अब बात यह है कि आपके पीसी में ना वो सॉफ्टवेयर है नहीं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हो। सो प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर है वो हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले सॉफ्टवेयर्स, है ना, वो पावरफुल सॉफ्टवेयर्स जिनकी मदद से आप फर्दर कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। उन सॉफ्टवेयर्स को परचेज करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट पे करना होगा, है ना। सो इसके लिए क्या करोगे आप? इसके लिए आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को एक्सेस करोगे। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि यहां से आप पावरफुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और उसके लिए एक मिनिमल अमाउंट पे कर सकते हो और बदले में इसका मेंटेनेंस, सिक्योरिटी वगैरह जो होगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ओके, तो क्या होगा, आप इजीली क्या कर सकते हो, उस पर अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। और मजे की बात यह है कि इंटरनेट जैसी फैसिलिटी को यूज करके आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को कहीं भी, किसी भी सिस्टम पे, किसी भी पर्टिकुलर मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी, टैबलेट पर ओपन कर सकते हो, है ना। मतलब वो मशीन डिपेंडेंट भी नहीं होने वाला है। क्लियर हुई अच्छे से चीज? सो दो दिस सर्विस
A user can install and execute an application without worrying about the underlying infrastructure or their setup. मतलब आपको अपनी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रॉपर सेटअप की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है, वहां से आप उन सॉफ्टवेयर्स को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट इज पास प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म और एनवायरमेंट टू डेवलप, टेस्ट एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। और इस पर्टिकुलर सर्विस की मदद से आप अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो, इजीली टेस्ट कर सकते हो, और उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को मेंटेनेंस भी आप कर सकते हो। ओके, सपोज वी हैव डेवलप्ड अ वेब एप्लीकेशन यूजिंग MySQL एंड पाइथन। तो MySQL और पाइथन जो है ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, आपके सिलेबस में भी है। यदि इन सॉफ्टवेयर्स पर आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आप इनका यूज इजीली क्लाउड सर्विसेज से कर सकते हो। इसी को प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रही है जिसमें आप डेटाबेसेस को, कुछ इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट्स को क्या बोल सकते हैं हम, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पाइथन में आपने देखा है ना, हम अलग अलग लाइब्रेरीज वगैरह का फ्री ऑफ कॉस्ट आप पाइथन और MySQL जैसे सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे हो, इंटरनेट से इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, और उस पर फिर अपने प्रोग्राम्स को, अपने सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर रहे हो, राइट। तो MySQL पाइथन क्या हुआ है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म की तरह यूज हो रहे हैं जिनकी मदद से आप फर्दर सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर पा रहे हो। उसका टेस्ट, मेंटेनेंस, जो भी चीजें वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ओके, बाकी इसके अलावा और भी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पेबल भी होते हैं, है ना। नाउ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या आया, यहाँ पर बने बनाए सॉफ्टवेयर आपको मिल रहे हैं, सिर्फ यूजर उनकी सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। जैसे यदि हम बात करते हैं MS ऑफिस की, तो MS ऑफिस में आपको क्या मिलता है, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट वगैरह सॉफ्टवेयर मिलते हैं। ओके, अब आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, विंडोज MS ऑफिस सूट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आप वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट का यूज कर पाओगे, ठीक है। अब उसमें आपने कोई डॉक बनाया या कोई प्रेजेंटेशन बनाया, अब आप अपने स्कूल गए और स्कूल में वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है, MS ऑफिस सूट ही नहीं है, तो क्या आपने जो बनाई है फाइल, जो प्रेजेंटेशन बनाया है, वो वर्क करेगा वहां? नहीं करेगा। यदि यही चीज आपने ऑनलाइन बनाई होती, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स का यूज किया होता, तो फिर आप वहां पे इंटरनेट की मदद से अपने फाइल को प्रेजेंट कर सकते थे, अपनी स्लाइड को प्रेजेंट कर सकते थे। सो यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब समझ में आया कि आप ऑनलाइन इंटरनेट पे जो सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी बने बनाए अवेलेबल हैं, उनकी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। उनकी मदद से आप अपने डॉक्स को, अपने वर्क को ईजी कर सकते हो, डॉक क्रिएट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो गूगल ड्राइव पे आपने देखा होगा, गूगल डॉक करके आता है एक सॉफ्टवेयर, गूगल स्लाइड्स आता है, गूगल शीट्स आता है, ठीक है। तो शीट के थ्रू आप वर्कशीट प्रिपेयर कर सकते हो, स्लाइड्स के थ्रू आप कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जो आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, गूगल स्लाइड्स में ही हमने क्रिएट की हुई है, ताकि ऑनलाइन रहकर हम इसे, इसमें रियल टाइम में इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, रिमोटली इसको एक्सेस कर सकते हैं, एनी जगह पर, मतलब कहीं भी आप चले जाओ, आप इसे एक्सेस कर सकते हो बिना किसी मशीन डिपेंडेंस के। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सॉफ्टवेयर होगा तभी आप एक्सेस कर पाओगे, या आपके पास वही मशीन होगी, वही टैबलेट या वही फोन होगा, वही लैपटॉप पीसी होगा, तभी आप एक्सेस कर पाओगे। तो विदाउट एनी मशीन डिपेंडेंट और विदाउट एनी सॉफ्टवेयर डिपेंडेंस आप ऑनलाइन रहकर सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो एज अ सर्विस। सो SaaS प्रोवाइड्स ऑन डिमांड एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स यूजुअली रिक्वायरिंग अ लाइसेंसिंग और सब्सक्रिप्शन बाय द यूजर। जनरली इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन या फिर कोई लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है, मतलब यहाँ पर आपको कुछ मिनिमल अमाउंट भी पे करना पड़ता है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको पेएबल होते हैं। ओके, यूजिंग Google Doc, Microsoft Office 365, Dropbox, etc. to edit a document online, we use this service from cloud. ये हुए इसके examples. A user is not concerned about installation or configuration of the software application as long as the required software is accessible. अब यहाँ पे user को software को install करना है, उस software को configure करना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, already installed और configured softwares होते हैं, बस हमें उसका use करना है. So hope आपको cloud computing वाला topic अच्छे से समझ में आया कि क्यों ये emerging ट्रेंड में है, क्योंकि हमारी लाइफ कहीं ना कहीं अब इन्हीं सारे सॉफ्टवेयर्स पर डिपेंड कर रही है। आप डे टू डे जो अपना वर्क कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आप इन्हीं सॉफ्टवेयर्स का यूज करके कर रहे हो। ओके, यदि आपको कोई सॉफ्टवेयर, यदि आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म एक्सेस करना है जिसकी मदद से आप अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हो, जैसे सपोज आप कोई होटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाले हो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाले हो, या कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने वाले हो जो आपकी हेल्प करे, आपके आसपास आप कुछ चीजें देख रहे हो उससे रिलेटेड, तो आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का यूज कर सकते हो। वहाँ पर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हो, है ना। या फिर आप कोई सेटअप करना चाहते हो, ठीक है, जिसमें आपको कंप्यूटर सिस्टम्स की नीड है, स्पेशली आपको लार्ज स्टोरेज डिवाइसेस की नीड है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की नीड है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का यूज कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज इमर्जिंग ट्रेंड। इसीलिए इमर्जिंग ट्रेंड्स में रखा गया है, क्योंकि इन सर्विसेज को हम ट्रेंड वे में यूज कर रहे हैं, मतलब ये ट्रेंडी होती चली जा रही है ना, और आगे चलकर ये और इनहांस होनी है। ऐसा नहीं कि यहीं तक लिमिटेड है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आगे चलकर
और ज़्यादा ग्रो करेगी और इन सर्विसेज को हम और ज़्यादा अच्छे वे में यूज़ कर सकेंगे। सो होप आपको क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छे से समझ में आ गया। क्या लिख कर आओगे एग्जाम में, यही सारे पॉइंट्स लिख कर आना है, यही इंपॉर्टेंट है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, ये अनदर इमर्जिंग ट्रेंड है। जैसे हमने क्लाउड कंप्यूटिंग देखा जो कि बेस्ड है सर्विसेज प्रोवाइड करने में, ठीक है, जो आपको क्या करता है, यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपको यदि स्टोरेज चाहिए तो स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, या फिर आपको कोई हार्डवेयर या किसी सॉफ्टवेयर की या किसी एप्लीकेशन की नीड है, कोई डेटाबेस की नीड है तो वो प्रोवाइड करेगा। ओके, बट ग्रिड कंप्यूटिंग इज बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड कंप्यूटर्स। जो जियोग्राफिकली नेटवर्क में कंप्यूटर डिस्पर्स्ड है, ठीक है, यदि आपको किसी सुपर कंप्यूटर की या फिर हम बोले कोई एडवांस सॉफ्टवेयर की जरूरत है, या फिर हम बोले कोई लार्ज डेटाबेस की, लार्ज स्टोरेज की नीड है, तो वहां पे यूज होता है ग्रिड कंप्यूटिंग। ओके, सो अ ग्रिड इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब यहां पे ग्रिड को किससे रिफर कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से। क्लाउड को किससे रिफर कर रहे थे हम, इंटरनेट की सर्विसेज से। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि क्लाउड का मतलब हुआ इंटरनेट की सर्विसेज और ग्रिड का क्या मतलब है, यहां पे ग्रिड का मतलब है कंप्यूटर नेटवर्क से। नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स हैं वो मिलकर एक लार्ज टास्क को कंप्लीट करते हैं, उस टास्क को डिवाइड करके। ठीक है, सो समझ में आई बात। अ ग्रिड इज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड and heterogeneous computational resources. Okay, unlike cloud whose primary focus is to provide services, a grid is more application specific. क्लाउड क्या है, इसका प्राइमरी फोकस किस पर होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करने पर। बट a grid is more application specific and creates a sense of virtual supercomputers with an enormous processing power and storage. Suppose आप कोई बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने वाले हो, ठीक है, अब उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की नीड है, बहुत ज्यादा स्टोरेज की नीड है, ठीक है, तो एक सिस्टम पे ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑनलाइन ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज करेंगे, जिसमें आपको मल्टीपल हाई कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम्स मिलेंगे, मल्टीपल, जो कि जियोग्राफिकली स्प्रेड होंगे। आपको कहीं से भी कोई से भी सिस्टम का प्रोसेसिंग दिया जाएगा, स्टोरेज दिया जाएगा, और ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये मिलकर आपके टास्क को परफॉर्म करेंगे, एक कॉमन गोल को अचीव करेंगे। मतलब कि आपके सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है जिसके लिए आपको हाई प्रोसेसिंग और हाई स्टोरेज की नीड है। तो हाई प्रोसेसिंग और हाई स्टोरेज की नीड है जहां पे आपको, वहां पे लगने वाले जितने भी सिस्टम हैं जो ये काम को करने वाले हैं, उन्हीं को हम कहते हैं ग्रिड, जो कि एक नेटवर्क में कनेक्टेड है। Okay, so the constituent resources are called nodes. These different nodes temporarily come together. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अब वो उस टास्क में जितने भी कंप्यूटर्स लगेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, नोड्स। जैसे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं उन्हें हम नोड्स कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम्स, उन सारे सिस्टम्स को, वो भी नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो उन्हें हम नोड कहेंगे। और ये डिफरेंट नोड टेम्पररी एक साथ मिलकर काम करेंगे और सॉल्व करेंगे एक सिंगल लार्ज टास्क को टू रीच अ कॉमन गोल। तो ये समझ में आ गया अच्छे से कि ग्रिड कंप्यूटिंग का क्या काम है ना, और क्लाउड कंप्यूटिंग से कैसे ये डिफरेंट है। ओके, सो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Nowadays countless computational nodes ranging from handheld mobile device to personal computers and workstations are connected to LAN, local area network और इंटरनेट। अब आजकल हम किसका यूज कर रहे हैं, पीसीस का यूज करते हैं, टैबलेट्स का, हैंडल डिवाइस, स्मार्टफोन्स का, मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं, जिसको आप सबको आपस में नेटवर्क में कनेक्ट कर लेते हो, है ना। Therefore, it is economically feasible to reuse or utilize the resources like memory as well as processing power. Okay, so the data grid provides an opportunity to solve computationally intense scientific and research problems without actually procuring a costly hardware. अब यदि आपको कोई साइंटिफिक या कोई रिसर्च प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जो कि बहुत लार्ज प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके लिए बहुत हाई कॉन्फ़िगर्ड की कंप्यूटर सिस्टम चाहिए होते हैं, मे भी सुपर कंप्यूटर्स की नीड होती है, तो आपको वो सुपर कंप्यूटर परचेज करना कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, राइट। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ये इमर्जिंग ट्रेंड ग्रिड कंप्यूटिंग है, इसका यूज किया जा रहा है। ओके, सो आप समझ में आ गया ग्रिड कंप्यूटिंग का क्या काम है, कि आपको हाई कॉस्टली हार्डवेयर्स नहीं खरीदने, उनमें बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल नहीं करना है, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर्स के प्रोसेसर्स नहीं खरीदने हैं। आप ऑनलाइन रहकर ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज करके मल्टीपल प्रोसेसर्स, मल्टीपल स्टोरेज का यूज कर सकते हो, जो कि जियोग्राफिकली कंप्यूटर नेटवर्क में अवेलेबल है, और वहां पे आपको बहुत ज्यादा हाई पावर के कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम्स भी मिल सकते हैं जो आपके वर्क को इजी करें। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये ग्रिड रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो क्या करता है, डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब वो रिसोर्सेज नेटवर्क में अवेलेबल होते हैं। सो ग्रिड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप की ग्रिड होती है यहाँ पर, डेटा ग्रिड और सीपीयू और प्रोसेसर ग्रिड। अब इसमें क्या डिफरेंस है, डेटा ग्रिड का मतलब हुआ इट इज यूज्ड टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा,
जब आपको लार्ज डेटा को प्रोसेस करवाना है, आपके पास में लार्ज डेटा है, उसको आपको स्टोर करवाना है और आपके पास में इतना स्पेस नहीं है, तो लार्ज डेटा स्टोरेज के लिए है ना, आप क्या चाहते हो कि आपके पास मल्टीपल स्टोरेज मिल जाए ताकि आप उसे स्टोर कर सको। ओके, सो डेटा ग्रिड का काम क्या होगा यहाँ पे कि मल्टीपल यूजर मल्टीपल डेटाबेसेस को एक्सेस कर सके, डिस्ट्रीब्यूटेड वे में आपका डेटा स्टोर हो सके, उसी के लिए हम डेटा ग्रिड यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम्स का स्टोरेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड वे में आपके डेटा को रखा जाएगा सेफली and securely. This is called data grid. अब बात करते हैं हम CPU और प्रोसेसर ग्रिड की। तो where processing is moved from one PC to another as needed a large task. अब यदि कोई लार्ज टास्क है आपके पास करने के लिए, ठीक है, आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम बना लिया, अब उस प्रोग्राम को प्रोसेस करवाना है, तो प्रोसेस करवाने के लिए आपका जो सीपीयू है वो कैपेबल नहीं है, तो आपने ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज किया। तो ग्रिड कंप्यूटिंग में अब यहाँ पर प्रोसेसर ग्रिड का हम यूज कर रहे हैं, मतलब कि ऑनलाइन आपको इतने प्रोसेसर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके प्रोग्राम को, जो आपके सॉफ्टवेयर को इजिली प्रोसेस कर सके, ठीक है, और रिजल्ट गेन कर सके। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पर क्या होगा कि एक प्रोसेसर नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोसेसर मिलेंगे, और जो आपका प्रोग्राम है उसको डिवाइड किया जाएगा सब पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग सिस्टम उसको प्रोसेस करेंगे, और इंडिविजुअली यदि देखा जाए इंटीग्रेटेड वे में आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। मतलब वो सारे सिस्टम्स इंटीग्रेटेड वे में काम करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो कि जो भी प्रोसेसिंग है उसको मूव किया जाता है एक पीसी से दूसरे पीसी पर एज नीडेड, और अ लार्ज टास्क इज डिवाइडेड इनटू सब टास्क एंड अलॉटेड टू वेरियस नोड्स फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। मतलब यहाँ पे जो अलग अलग नोड्स है कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड, जिनको ये प्रोसेसिंग के लिए टास्क दिया गया है, वो पैरेलली प्रोसेसिंग करती हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग समझ में आया ना? सब एक साथ प्रोसेस करेंगे और आपका जो भी रिजल्ट होगा वो तुरंत विद इन अ टाइम लिमिट आपको मिल जाने वाला है। सो पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या हुआ, प्रोसेसिंग टाइम भी कम लग रहा है और प्रोसेसिंग भी फास्ट हो रही है। ओके, सो ये चीज अच्छे से क्लियर है, और ना ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हाई कैपेबल कंप्यूटर सिस्टम खरीदना पड़ रहा है, तो कॉस्ट एफिशिएंट भी है। सो प्रोसेसर ग्रिड और डेटा ग्रिड अब अच्छे से क्लियर है। इनमें यदि डिफरेंस आएगा तो आप इन्हीं पॉइंट्स को डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हो। सो ग्रिड कंप्यूटिंग में देखो कौन कौन से डिवाइसेस इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिल सकती हैं। आपको हाई कॉन्फ़िगर्ड पीसीस मिल सकते हैं, लैपटॉप्स मिल सकते हैं, डेटाबेसेस, सुपर कंप्यूटर्स, ये सब आपको एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में मिलेंगे। राइट, समझ में आया? मतलब आप इनका यूज कर सकते हो, इन पर जो भी स्टोरेज है, डेटाबेस है, प्रोसेसिंग पावर्स है, उनका यूज कर सकते हो। क्लियर? तो डेटा ग्रिड और सीपीयू प्रोसेसर ग्रिड क्लियर है। नाउ टू सेट अप अ ग्रिड बाय कनेक्टिंग न्यूमरस नोड्स इन टर्म्स ऑफ डेटा एज वेल एज सीपीयू, अ मिडलवेयर इज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर आर्किटेक्चर। मतलब यदि अब आप सोच रहे होंगे कि आपको यदि एक ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज करना है, आपको कोई ग्रिड सेटअप करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप कैसे अलग अलग कंप्यूटर्स का प्रोसेसर स्टोरेज यूज कर सकते हो। ठीक है, आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो, एज वेल एज सीपीयू प्रोसेसर ग्रिड का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मिडिलवेयर रिक्वायर्ड होता है। अब मिडिलवेयर क्या हुआ देखो, मिडिलवेयर ऐसा हुआ, सपोज यहाँ पे मल्टीपल यूजर है या फिर एक यूजर की हम बात करें, तो यहाँ पे होता है प्रेजेंट क्या, यहाँ प्रेजेंट होता है आपका ग्रिड सर्वर। क्या होता है? ग्रिड सर्वर। अब जैसे आप सभी को पता है कि नेटवर्क जो है, नेटवर्क आर्किटेक्चर वो क्लाइंट सर्वर पर बेस्ड है, तो यूजर हो गया क्लाइंट, और यहाँ पे ग्रिड सर्वर अब आपको क्या प्रोवाइड करेगा, सपोज आपका कोई लार्ज टास्क है तो वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, तो ग्रिड सर्वर ने फर्दर जियोग्राफिकली स्प्रेड जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको देखा, और वहां से जो भी टास्क आपका इजी हो सकता है, जो कंप्यूटर फटाफट पैरेलली प्रोसेस कर सकता है, उन कंप्यूटर्स को अलॉट कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपके नेटवर्क में कनेक्टेड जियोग्राफिकल कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए, और इसी को कहा गया है मिडिलवेयर। मतलब कैसे डेटा ग्रिड क्रिएट होती है, ये डेटा ग्रिड क्रिएट होती है मिडिलवेयर कंप्यूटर सिस्टम से। तो मिडिलवेयर मतलब कि जियोग्राफिकली स्प्रेड जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स हैं वो मिडिलवेयर कहलाएंगे। ग्रिड सर्वर एक ऐसा सिस्टम होगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा, लार्ज सॉफ्टवेयर, जो क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। आप यूजर का जो भी लार्ज टास्क होगा वो इन मिडिलवेयर कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू ही प्रोसेस होगा, यहीं पर स्टोर होगा, और यही कंप्यूटर्स एक लार्ज टास्क को एक साथ मिलकर ग्रिड के फॉर्म में कंप्लीट करके देंगे। ओके, सो मिडिलवेयर क्लियर हुआ। अब इन्हें कैसे एक्सेस करना है, किस तरीके से होगा, तो इसके लिए एक ग्लोबस टूलकिट अवेलेबल है। ओके, अब ये क्या है ग्लोबस टूलकिट? ग्लोबस टूलकिट एक सॉफ्टवेयर है जिसका लिंक यहाँ पे अवेलेबल है http://toolkit.globus.org टूलकिट। ओके, जब आप इस लिंक को एक्सेस करोगे ना, सो इज वन सच सॉफ्टवेयर टूलकिट, ये वो सॉफ्टवेयर टूलकिट है जिसका यूज करके आप बिल्ड कर सकते हो ग्रिड्स। ये एक ओपन सोर्स है, मतलब यहाँ पे से आपको सारी चीजें मिल जानी है। सपोज आपको क्या कोई सॉफ्टवेयर की नीड है, ठीक है, तो आप वो एक्सेस कर सकते हो, और साथ ही आपको मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, सारी चीजें अवेलेबल होगी। सो इट इंक्लूड सॉफ्टवेयर फॉर सिक्योरिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, फॉल्ट डिटेक्शन एक्सेट्रा। ओके, सो इस लिंक को जरूर विजिट
विजिट करना, ताकि आपको ग्रिड कंप्यूटिंग में किस तरीके से सारी चीजें मिलने वाली है वो आपको समझ में आ सके। ओके, सो ये थ्योरेटिकल टॉपिक था ग्रिड कंप्यूटिंग, यहाँ खत्म हुआ। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रिड कंप्यूटिंग, डिफरेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग, डिफरेंस बिटवीन डेटा ग्रिड और सीपीयू ग्रिड, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रिड पूछ ले आपसे, तो कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। होप अब आपको ये अच्छे से समझ में आया और इसका आंसर आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन्स। सो ब्लॉकचेन्स इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड विच इज द नेक्स्ट इमर्जिंग ट्रेंड। अब ब्लॉकचेन एक इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ट्रेंड है, इसको बहुत ध्यान से समझना, अच्छे से समझ में आ भी जाएगा इजीली। ट्रेडिशनली क्या होता था, ट्रेडिशनली यदि हम बात करें तो जो भी डेटा मैनेज किया जाता था नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क पे, वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे मेंटेन किया जाता था। जैसे सपोज हम बात करते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट की, या फिर हम कोई टिकट मैनेजमेंट की बात करते हैं जहां पे टिकट्स का डेटाबेस मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है ना। या हम बात कर ले बैंक की, चलो, तो ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो गया बैंक का, जहां पे पूरे कस्टमर्स की डिटेल, इंप्लॉयज की डिटेल, हर एक अकाउंट होल्डर्स की डिटेल सब इस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे मेंटेन होती है। अब यहाँ देखो, इस सिस्टम पे ही सारी चीजें मेंटेन होगी। यदि गलती से सिस्टम क्रैश हो गया या हैंग हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो पूरा बैंक का वर्क क्या हो जाने वाला है, डिस्टर्ब हो जाने वाला है। सो जब हम इस सेंट्रलाइज सिस्टम पर डिपेंड है, मतलब जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स इससे कनेक्टेड हैं, ठीक है। सपोज कोई हम बोल सकते हैं क्लर्क का सिस्टम है, मैनेजर का सिस्टम है, जो वर्क करे वो सब सेंट्रलाइज सिस्टम से कनेक्टेड है, तो सबका वर्क कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम ही यदि हमारा खराब हो गया तो। ओके, सो traditionally we perform digital transactions by storing data in centralized database and the transactions performed are updated one by one on the database। अब जो भी डेटाबेस में एंट्री होगी वो एक एक करके एंट्री कहाँ होगी, इस मेन डेटाबेस में अपडेट होती जाएगी, है ना। तो ट्रेडिशनली देखा जाए तो ये चीज होती थी कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता था, उस सेंट्रलाइज सिस्टम में एक एक करके ट्रांजैक्शन को परफॉर्म किया जाता था, एक एक एंट्री को किया जाता था। दैट इज हाउ द टिकट बुकिंग वेबसाइट, जैसे कि टिकट बुकिंग वेबसाइट्स में आपने देखा होगा, बैंक कैसे ऑपरेट करते हैं वो जैसा मैंने अभी बताया आपको। However, since all the data is stored on central location, there are chances of data being hacked or lost। यदि इंटरनेट की बात करते हैं तो वहां पे डेटा के लॉस्ट होने के और हैक होने के भी चांसेस होते हैं। कब? सेंट्रलाइज सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओके, अब ब्लॉकचेन्स क्या है, ये कैसे वर्क करती है। यहां पर क्या होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम को हटा दिया गया है और यहां पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम का यूज किया गया है। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स क्या हुए, मतलब यहां पर एक मेन सिस्टम नहीं होता है, जितने यूजर हैं उन सभी के पास में अपना अपना सिस्टम एक मेन सिस्टम की तरह ही काम करता है। हर एक यूजर के पास में वो डेटाबेस होता है जिसमें वो डेली के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और वही डेटाबेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ब्लॉक कहते हैं, और वो सारे डेटाबेसेस आपस में लिंक्ड होते हैं, तो ये बन जाती है एक ब्लॉकचेन। आया समझ में? क्या समझाया मैंने कि यहाँ पर ब्लॉकचेन जो इमर्जिंग ट्रेंड है, क्यों ये ट्रेंड में आया, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर हर एक यूजर के पास अपना डेटाबेस होता है जिसे ब्लॉक कहा गया है, जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, और वो सारे जो डेटाबेसेस है, वो सारे जो ब्लॉक्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और आपस में जब ये कनेक्टेड होते हैं तो एक चेन फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। अब ये क्यों किया गया, ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्यों किया गया, ताकि डेटा सिक्योर रहे, सेफ रहे, टाइम के साथ में हर एक पर्सन के पास अपडेटेड रहे, कम टाइम में जो भी अपडेशन कर रहा है तो अपडेटेड डेटा रहे। सपोज एक यूजर ने कुछ अपडेशन किया है तो दूसरे यूजर के पास भी वो चीजें रिफ्लेक्ट करेंगे, थर्ड यूजर के पास भी रिफ्लेक्ट करेंगे, तो सबके पास अपडेटेड डेटा मिलेगा। यदि इन केस किसी के पास अपडेटेड डेटा नहीं मिलता है, किसी एक यूजर ने चेंज किया है, मतलब यहां पर चांसेस होते हैं कि आपका डेटा करप्ट हो चुका है, आपका डेटाबेस करप्ट हो चुका है। ओके, सो ब्लॉकचेन कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे इमर्जिंग ट्रेंड में ये चीज समझ में आई। सेंट्रलाइज सिस्टम का जो प्रॉब्लम था उसको ओवरकम किया है ब्लॉकचेन्स ने, जिसमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स का यूज किया जा रहा है। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एंड शेयर्ड डेटाबेस। देखो, शेयर्ड डेटाबेस और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे वर्क करता है, where each computer has a copy of database। हर कंप्यूटर्स पे, हर यूजर के पास में डेटाबेस की कॉपी होती है। A block can be thought as a secured chunk of data or valid transaction। अब ब्लॉक क्या हुआ, यहाँ पे वो हर एक एंट्री हुई, वो चंक ऑफ डेटा हुआ जो आप उस डेटाबेस में एंटर कर रहे हो, तो वही जो डेटा है वो सभी के पास रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो efficiently वर्क कर रही है। So each block has some data called its header
which is visible to every other node while only the owner has access to provide data of the block. अब यहाँ देखो ये जो ब्लॉक है मैंने बताया आपस में कनेक्टेड होते हैं ना, तो वो कनेक्टेड होते हैं कैसे, हेडर इंफॉर्मेशन से। हर एक ब्लॉक का हेडर होता है, ठीक है, हर एक ब्लॉक के पास में एक नंबर होता है जिससे वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, चेन के थ्रू लिंक्ड होते हैं। So such block from a chain called blockchain. ओके, जैसे चेन नॉर्मली आपने देखी ना, एक दूसरे से अटैच्ड होती है इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। सपोज कोई एक ब्लॉक है, यहाँ पे उसका हेडर इंफॉर्मेशन है जो कनेक्टेड है दूसरे ब्लॉक से। ओके, तो इस तरीके से हर एक ब्लॉक अपने हेडर इंफॉर्मेशन के साथ में कनेक्टेड होती है, उसको फॉलो करते हैं। जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो फर्स्ट ब्लॉक को फॉलो करेगा। ओके, इस तरीके से। सो इन ब्लॉक्स को क्या कहते हैं, इन ब्लॉक्स की चेन को ही क्या कहते हैं, हम ब्लॉकचेन कहते हैं, जिसमें ब्लॉक्स में क्या होता है, डेटा होता है। So safety and security is the major concern of blockchain. Okay, safety and security of transaction are ensured because all the members in the network keep a copy of blockchain, and so it is not possible for a single member of the network to make changes or alter data. हर एक यूजर के पास में कॉपी होती है डेटा की, हर एक यूजर के पास में डेटाबेस होता है, ठीक है, तो कोई भी एक यूजर उसमें चेंजेस करे पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? यदि कोई एक यूजर भी चेंज करेगा तो सभी को पता चल जाएगा क्योंकि शेयर्ड कॉपी है, चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे। क्लियर? सो द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज इन डिजिटल करेंसी। सो देखो यहाँ पर डिजिटल करेंसी जो है, बिटकॉइंस आपने सुना होगा ना, ये बिटकॉइंस को मेंटेन करने के लिए ब्लॉकचेन्स का ही यूज किया जाता है। सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पज से जो हमारी डिजिटल करेंसी, उसकी अकाउंटेंसी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए ब्लॉकचेन्स का ही यूज किया जा रहा है। यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी का ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, इसीलिए ब्लॉकचेन्स को हम इतना ज्यादा इमर्जिंग ट्रेंड में यूज कर रहे हैं। सो द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन डाइवर्स सेक्टर्स सच एज बैंकिंग, मीडिया, टेलीकॉम, ट्रेवल, हॉस्पिटैलिटी एंड अदर एरियाज। इसका यूज आजकल आप देख रहे हो बैंकिंग में, मीडिया में, टेलीकॉम में, ट्रैवल में, हॉस्पिटैलिटी में और अदर एरियाज में, एजुकेशन वगैरह में भी देख रहे हो आप। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल दे दूं तो आपको ये टॉपिक और ही अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, सपोज आप 5 फ्रेंड्स हो। अब आप 5 फ्रेंड्स क्या करते हो, हर मंथ क्या करते हो, हर मंथ आप प्लान करते हो कहीं आउटिंग के लिए। ठीक है, आप हर मंथ जाते हो कहीं ना कहीं घूमने। ओके, सो क्या करना है अब आपको, जब आप घूमने जा रहे हो सो आपने किसी एक फ्रेंड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। क्या दी कि जो भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, जो भी हमारा खर्चा वगैरह हो रहा है, वो सब तो एक कोई भी मेंटेन करना और कॉन्ट्री करके आप लोग बढ़िया पार्टी करते हो। ठीक है, अब उस एक फ्रेंड पे यदि आपको ट्रस्ट है तब तो ठीक है, लेकिन क्या वो बंदा जो आपका एक सिंगल फ्रेंड है जिसको आपने मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, वो जो भी डेटाबेस मेंटेन कर रहा है उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकता है? कोई पर्टिकुलर चीज तो नहीं है ना, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हाँ वो चेंजेस नहीं कर सकता है, वो चेंजेस कर सकता है, तो आपका जो डेटाबेस है वो करप्ट हो सकता है, राइट। लेकिन वहीं पर यदि आपने एक एक डेटाबेस की कॉपी रख ली सबके पास और हर मंथ की एंट्री करते गए आप, किसी भी एक यूजर ने भी यदि उसमें चेंजेस करे तो वो चेंजेस आप सभी के पास में हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे सेफ्टी भी बढ़ेगी, सिक्योरिटी भी बढ़ेगी और सारी चीज आपकी क्या हो जाने वाली है, अपडेट रहेगी। कम टाइम में आपके पास में अपडेशंस रहेंगे। सो इसी को कहते हैं क्या, ब्लॉकचेन, जहां पे पूरा डेटा इंटरलिंक्ड होता है और कोई भी ट्रांजेक्शन यदि होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन सारे यूजर्स तक पहुंच जाती है क्योंकि सभी के पास में कॉपी होती है उस डेटाबेस की। सो होप आपको ब्लॉकचेन अब अच्छे से समझ में आया। तो ब्लॉकचेन का यदि कोई क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल्स आते हैं, तो अब आप इजीली कर सकते हो, लिख सकते हो एग्जाम में कि ब्लॉकचेन क्या होता है। बेसिकली इस पे शॉर्ट नोट लिखने को आता है। सो हमने इस चैप्टर में कौन कौन से इमर्जिंग ट्रेंड्स देख लिए स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में बहुत सारे इमर्जिंग ट्रेंड्स देखे, जिसमें सबसे बेस्ट था एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन को कैसे लर्निंग सिखाना है, मतलब मशीन को कैसे आपको ह्यूमंस की तरह बिहेव करना सिखाना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या प्रोग्रामिंग करनी है, किन टेक्नोलॉजी का यूज करना है, जैसे मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फिर उसके बाद हमने इस चैप्टर में देखा आईओटी और WOT मतलब इंटरनेट बेस्ड थिंग्स, कि कैसे आप अपने आसपास के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को इंटरनेट की मदद से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, स्मार्टफोन डिवाइसेस का यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट हमने क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन जैसे टॉपिक यहाँ पर देखे, जो सभी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। दैट्स व्हाई इन चैप्टर को इमर्जिंग ट्रेंड्स में रखा गया है और आगे इनको और एनहांस ही होना है। ठीक है, सो समझ में आया चैप्टर अच्छे से? होप आपको आज का वन शॉट भी बहुत अच्छे से क्लियर है, जिसमें पूरा चैप्टर हमने डिटेल में कंप्लीट किया है। ओके, एक एक पॉइंट वापस से रिवाइज किया है। सो ये रिवीजन का मतलब यही है कि यदि आपने कोई वीडियो मिस किया होगा या फिर कोई टॉपिक आपसे मिस हो गया होगा, किसी में डाउट हुआ होगा, तो वो आज इस वीडियो में आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के साथ साथ ये वन शॉट अवेलेबल है magnetbrains.com वेबसाइट पे भी। आप यहाँ पर से एक्सेस कर सकते हो अपनी क्लास के सारे सब्जेक्ट्स को। क्लास 11th आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, magnetbrains.com लिखना है गूगल पे,
इस तरीके का होम पेज शो होगा। जैसे क्लास 11 सेलेक्ट करोगे तो क्लास 11 के सारे सब्जेक्ट विजिबल होंगे। इसमें अपना आईपी सिलेक्ट कर लेना, क्लास 11th आईपी बुक कोड 165, और यहाँ पे आ जाने वाले हो आप जहाँ पे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाने हैं। हर एक चैप्टर के पूरा कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, आपका पूरा कोर्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। सभी चैप्टर्स की वीडियोस लेक्चर्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अवेलेबल हैं, वन शॉट भी अवेलेबल है, एमसीक्यूज भी अवेलेबल है। ओके, सो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। जिस भी किसी वीडियो में डाउट है, वीडियो को क्लिक करना, वॉच नाउ पे क्लिक करना, इस तरीके से वीडियो प्ले होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाने हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।